अस्सलाम वालेकुम मैडम हीरा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं मैडम आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। तो मैं मैडम शुरू करें। बस मैं एक सेकंड प्रेजेंटेशन ओपन करके लोड जी मैडम, जी मैडम। शेयर स्क्रीन कर दूं तो फिर स्टार्ट। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। कैन एवरीबॉडी हियर मी क्लियरली? जी मैडम। सर आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? जी मैडम। कोई डिस्टॉर्शन तो नहीं? अच्छा अच्छा, ऐसे ये पर्टिकुलरली एक तो स्टेजिंग और टाइपिंग या क्लासिफिकेशन जो इम्पोर्टेंट रिमाइंडर्स हैं उनकी क्लास है, और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक्स मैंने ऐसे डाल दिए हैं जो हमारे पास 3 डेज थे, प्रेप टाइम थे, फॉर्म टोक स्टिल वाइवा। तो हम इस्लामाबाद से 3-4 कैंडिडेट्स जो थे इस अटेम्प्ट के, वो हमने किए थे कवर।
तो लाइक द लास्ट थिंग्स दैट यू शुड गाइस शुड बी सीइंग बिफोर लाइक अपीयरिंग इन द एग्जाम, जो इम्पोर्टेंट होती हैं, जो काइंड ऑफ फिंगर टिप्स पे हमारे रहनी चाहिए, बिकॉज इतनी ज़्यादा आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं कि बाज दफ़ा इम्पोर्टेंट थिंग्स पीछे चली जाती हैं और कोई और टॉपिक हमारे जहन में फ्रेश होते हैं. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई ट्रूली एम्फोसाइज ऑन हाई हील स्टडिंग मेथड के करीब जाके इम्पोर्टेंट चीज़ों को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना बेहतर होता है देन डूइंग अ न्यू टॉपिक. दिस इज जस्ट माय टिप टू यू गाइस, क्योंकि वो इतना टटोलते हैं आपको एग्जामिनर्स वाइवा में कि फिर रिपीटेड चीज़ें ही जो आपका मसल रिफ्लेक्स होता है ना उससे मुंह से निकलती हैं. तो एक तो वैसे टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट जो बहुत लाजिम है कि इस टाइम आप लोगों को उनकी क्लैरिटी हो. जिस कैंडिडेट को जहाँ पे क्वेश्चन हो we will be open to discussions and there's no like particular time limit because अब आप लोगों का एग्जाम बिल्कुल head on है. So we are ready to solve our confusions. Okay, बिस्मिल्लाहिर्रहमान. तो स्टार्टिंग अगेन इन द सेम मेथड मैंने शुरू किया है क्योंकि वाइवा में भी हम टेबल वाइज ही पढ़ रहे थे बैठ के कि CNS चेस्ट और फिर GI GU और वो, बट CNS नहीं, आज मैंने चेस्ट और GI का बनाया है. फिर अकॉर्डिंग टू दी रिस्पॉन्स टू आवर क्लास फिर हम नेक्स्ट सेशंस कर लेंगे. सो द फर्स्ट टॉपिक इज मीजोथीलियोमा. बहुत इंपॉर्टेंट है, लग सकता है अमंग्स द 5-7 फिल्में जो आपको लगनी लगनी है उनमें एक मीजोथीलियोमा या एनी टाइप ऑफ कैंसर. हम आगे 2-3 कर लेंगे. पैनकोस देखेंगे, मीजोथीलियोमा देखेंगे, ब्रोंकोजेनिक कैंसर देखेंगे. एक कैंसर आपको लगना है अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन टाइपिंग. ठीक है, अब आपने ना स्टिक टू बेसिक्स करना है. तो उस लिहाज से सोचें तो द स्टेजिंग ऑफ मीजोथीलियोमा इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज. What is mesothelioma? It is a malignant aggressive tumor arising from mesothelium or mesothelial cells. कहाँ पे होते हैं? Predominantly प्लूरा में. नीचे मैंने ऑन द फर्स्ट पार्ट आपको ये बताया कि ये प्लूरल जो mesothelioma है ना 90% हम ये वाला is the one that we discussed because also it's common. But other than that there can be other types like peritoneal mesothelioma, pericardial mesothelioma. I've had 2 cases during my residency. तो pericardial mesothelioma भी होता है, peritoneal भी होता है. उसके अलावा फिर रेयर लोकेशंस की भी हैं, बट इट इज द प्लूरल mesothelioma that we are mostly confined to. So in stage, this is very important again, जैसे हमने EVN के बारे में किया था, फॉर अस टू नो कहाँ तक चीज रिसेप्टेबल होती है कहाँ तक नहीं. आज हम लास्ट लास्ट टच अप्स कर रहे हैं. सो इन एवरी स्टेजिंग यू गाइज विल रिवाइज इन योर माइंड कि अच्छा ये ट्यूमर यहाँ तक वाला रिसेप्टेबल है, वहाँ इसके बियॉन्ड वाला इरेसेप्टेबल है. स्टेज 1 and 2 ऑफ mesothelioma are resectable. Stage 3 and 4 become unresectable. Stage 1 is when the mesothelioma is only confined to the pleural envelope. ठीक है, it does not involve any nodes. वो तो resectable ही हो गया, ये उसकी रिसेक्शन कर देते हैं, सर्कमफेरेंशियल रिसेक्शन कर देते हैं. और स्टेज 2 में along with the pleural mesothelioma we will have nodes. They could be intraparenchymal or they could be mediastinal. Again, it is still resectable in a sense that they take out the lymph nodes separately and they resect the pleural lining separately. Now, in 3 and 4, it's an aggressive tumor and it is irresectable. In 3, the aggressive tumor will have metastasized to mediastinum or chest wall, diaphragm or contralateral nodes. Contralateral nodes की भी बहुत importance है क्योंकि they render the tumor irresectable. सो 4 चीजें यहाँ पे ऐड हुई हैं: मीडिएस्टिनम, चेस्ट वॉल, डायाफ्राम, उसकी वही जो उसकी लोकेलिटी है, चेस्ट वॉल ऑन लेटरल साइड, मीडिएस्टिनम मीडियल साइड, डायाफ्राम एट इट्स बेस, और कॉन्ट्रालेटरल नोड्स. ये हम हर जगह पढ़ते हैं लंग कैंसर में, जो कॉन्ट्रालेटरल नोड्स है उनकी स्पेसिफिक वो है स्टेजिंग. एंड ट्यूमर इज नॉट रिसेक्टेबल नाउ. एंड 4 में अदर एरियाज ऑफ बॉडी, ये डिफाइन नहीं करते मगर मैं आप लोगों को केस दिखाऊंगी जो मेरे एग्जाम में लगा था. वो लिवर को पकड़ लेता है या एडजेसेंट किसी स्ट्रक्चर को, तो इट इज 4 दैट आप उसे एकदम से स्टेज आप करते हैं. तो नाउ आई वुड रिक्वेस्ट एनी ऑफ द कैंडिडेट्स टू डिस्क्राइब द फिल्म, स्टेज इट, गिव मी व्हाट नेक्स्ट टू डू विद इट एंड देन क्लोज द. और फिर एंड पे वो बचा ना स्टेजिंग भी रिवाइज कर देगा. Sir will, I think, sir, you will be picking out candidates. I think sir नहीं है. हाँ सर, मैं आमना कर लेंगी. तो ठीक है, कर ले.
When I have been provided with contrast and CT scan, chest, axial, and coronal sections, in which I can appreciate there is irregular nodular thickening of आप pleura जो involving the. स्पेशलिटी है ना वो कॉर्नल पे करेंगे क्योंकि एक तरफ के मिलते नहीं है गूगल इमेजेस, तो जस्ट टू शो यू द एक्सटेंशन मैंने लगाया है एक्सेलेंट, बट आप कॉर्नल पे कर दें डिस्क्राइब लेटरलिटी देख के भी स्टेजिंग। Irregular nodular thickening of pleura is identified on the left side, involving the diaphragmatic pleura and extending into the mediastinum with poor interface with the great vessels. हम्म I cannot appreciate the interface with the trachea is preserved. So I cannot appreciate any involvement of the visualized viscera. This is the mediastinal lymph nodes are also not appreciated in this section. So this is likely when diaphragmatic pleural involvement होगी तो grade 3 चली गई है। अच्छा कॉन्ट्रालेटरल भी आ गया है नोट्स उसको। भी हैं वो मैटेड हैं, यहाँ पे नहीं दिखा रहे, एक्सेल में भी दिखा भी है। ग्रेड तो मैडम ये ग्रेड 3। मैंने आपको क्वाड्रिलेटरल लिम्फ नोड हाईलाइट की है। So this is likely the case of pleural mesothelioma, stage 3. Further, I would like to look for the abdominal mets, liver or bone mets. And मैडम इसमें बायोप्सी की जरूरत होगी, बायोप्सी करेंगे इसमें। हेलो। जी मैडम आवाज आ रही है। जी जी आ रही है, ठीक है बिल्कुल। सो वी आर मैम डीलिंग विद further we will look for the abdominal mets and bone mets and will advise biopsy. ठीक है एक्सीलेंट। अब हमने इसको स्टेज किया, वी लुक्ड फॉर अगेन रिपीटेडली, मैं आप लोगों को रिमाइंड करा रही हूँ जो इम्पोर्टेंट स्टेज अप करने के मार्कर्स हैं लाइक कॉन्ट्रालेटरल नोड्स, इसमें आपको राइट पे नजर आ रहे हैं, डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन देम, और एंड डू नॉट फॉरगेट टू स्टेज द डिजीज दैट यू आर सीइंग, ठीक है। इसके अच्छा इस this is somebody's child, अच्छा इसमें जो नेक्स्ट चीज है दैट इज कि इसमें पेट कैन बी वेरी हेल्पफुल ऑल्सो फॉर द डिजीज प्रोसेस इटसेल्फ एंड फॉर नोडल मेट्स एज वेल, ठीक है। और इसके ट्रीटमेंट के अंदर आप लोगों को एक वर्ड पता होना चाहिए जो कि क्योंकि अगेन वी आर डीलिंग विद एक्सेल फिल्म्स दैट वी हैव टू डू एन एक्सीलेंट ऑन, सो द ट्रीटमेंट फॉर इट इज इन दिस केस, जैसे ये तो स्टेज 3 हो गया, इट इज अनरिसेक्टेबल, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि यू विल से कि एडजुवेंट कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी देंगे एंड प्रोग्नोसिस इज पुअर। अच्छा okay. Now next we will do staging of sarcoid. Sarcoid is the most commonly questioned topic and you should be revising its staging as well as know कि अगर लग जाएगा तो you will stage it directly. So stage 0 of sarcoidosis is normal chest radiograph. Stage 1 is only lymphadenopathy. Bilateral symmetric hilar lymphadenopathy is stage 1 of sarcoidosis. Stage 2 is lung with lymph nodes. At this stage, just make mnemonics and keep revising. So one is only lymph nodes and two is lymph nodes with parenchymal infiltration. Okay. Three is only parenchyma, lung parenchyma involved, which is like rarely that we get to encounter stage 3. Another thing that is very important for all of you to know is which is the commonest type. ताकि it is easy for you to classify it or stage it quickly. So stage 2 and 3 are the most commonly seen patterns. And again, 4 is also so pulmonary fibrosis. 0 normal, 1 only lymph nodes, 2 में दोनों आगे 2 है तो 2 से निमोनिक आप याद रखें lymph nodes and lung दोनों LL. Stage 3 में only parenchyma और 4 में fibrosis. Now again I need a candidate to do this, to form this film and stage it accordingly हाँ, and how they will close it.
This is a chest X-ray frontal projection in which I can appreciate there is multiple reticular shadowing identified involving whole of the involving bilateral lung fields with no zonal predilection. However, the cardiac size appears normal. And the mediastinal is in central in location. The visualized bones and soft tissues appears unremarkable. The hyla are not bulky. So this is the grade 3 sarcoidosis. Further, I will suggest um, ACE markers and Grade 3, grade 3, sorry, madam, grade 3. angiotensin converter. मैडम एंजियोटेंसिन कन्वर्टर एंजाइम हाँ जी नहीं नहीं, स्टेज ग्रेड मैडम स्टेज 3 जिसमें ओनली पल्मोनरी लंग इन्वॉल्व, मैडम दोनों है, लेफ्ट EC, वाला lymph हाइला node थोड़ा सा as well as बल्की है pulmonary involvement, and we right now just staged it stage 2. ओके ओके ठीक है, ये इस तरह की गलतियां नहीं करनी, बेसिक्स ठीक करनी है, इतने सालों की मेहनत है आपकी। ओके मैडम मुझे लिम्फ नोड्स थोड़े से ठीक लग रहे थे इस वजह से नहीं नहीं राइट नहीं, लेफ्ट हाइला, वाला लेफ्ट हाइला तो सिग्निफिकेंटली बल्कि है, हाँ। जी लेफ्ट वाला हाँ जी ठीक है stage 2. ठीक है। So further, I would like to do the angiotensin converting enzyme levels and मैंने इसमें न्यूक्लियर स्टडी में भी अपटेक आते हैं वो बट हम रूटीन में नहीं करते तो बेटर नॉट नेम इट। ओके डायग्नोस्टिक होता है एक्सरे, या फिर आप सीटी करा के कंफर्म कर लेते हैं, दैट्स व्हाट वी आर डूइंग सी प्रैक्टिकली। एंड वी नो कि वी हैव टू डू सिक्वेंशियल imaging, follow up imagings of these patients for them to not go in the stage 4, which is pulmonary fibrosis stage, because then they become rarely, they will come back with treatment. और जो स्टेज 1 होती है उन्हें लिम्फेडेनोपैथी, उसके बारे में एक बात बतानी चाहिए, वो 60% रेजोल्यूशन है नियरली, अगर राइट ट्रीटमेंट इन 1 to 2 years आप उसको दे दें। सो स्टेज 2 sarcoid, ठीक है, मोस्ट कॉमनली few guys will be seeing a stage 2 or a stage 3 sarcoid if they show you up, so stay heads up, ठीक है। थैंक यू। अच्छा, अब नेक्स्ट, अब वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक दोनों जगहों पे आपके फिट होता है, जीआई में या चेस्ट के ऊपर मॉड्यूल पे, ट्रेकियोसोफेजियल फिस्टुला। It has 5 types. The type A, this basically goes from spectrum of complete atresia to complete fistula. ये बेसिकली अंडरस्टैंडिंग इसकी ऐसे बनाए अपने सेम में। कंप्लीट atresia में proximal भी distal भी enzeatratic है, there is absolutely no communication between the trachea or between the GI pathway, ठीक है। तो आपने इसको यूं ही ज़हन में रखना है कि we are on a spectrum from complete atresia to a complete fistula with no atresia, ठीक है। अब जो आपकी स्टेज बी होती है उसके अंदर आपका है प्रॉक्सिमल नो पीडी, और पीडी और नो, मैंने इसका निमोनिक ये बनाया हुआ था, जैसे हमने सार्कोइड का निमोनिक किया है कि नॉर्मल, फिर लिम्फेडिनोपैथी ओनली, फिर L2, फिर आपने 3 जिसमें ओनली लंग बाहर ले जाए डिजीज को, और फिर 4 फाइब्रोस कर 4 फाइब्रोस, ठीक है, भूलना नहीं है, अब मैं रिपीट इतना इसलिए करी। उसी तरह अब आपने स्टेजिंग में ये याद रखना है कि नो पी यानी प्रॉक्सिमल, फिर डी डिस्टल, फिर पीडी के दोनों प्रॉक्सिमल भी डिस्टल भी फिस्टुला, और फिर नो, वो होगा ही नहीं, इट्रेजिया नहीं होगा, फिस्टुला होगा। चाहे तो इसको एक पेपर पे छोटी चिट पे अपने पास लिख लें कि वी आर मूविंग फ्रॉम अट्रेजिया टू फिस्टुला, एक एरो बनाए, अट्रेजिया ए से इधर है, फिस्टुला उस स्पेक्ट्रम पे है। इस स्पेक्ट्रम के एक एंड पे कोई फिस्टुलस कम्युनिकेशन नहीं है और आखिरी एंड के ऊपर कोई अट्रेजिया नहीं है, बीच की बात करते हैं। टाइप बी के अंदर प्रॉक्सिमल कम्युनिकेशन है और डिस्टल एक्रेसिया है। टाइप सी के अंदर, अच्छा, ये जो हम पीडी कह रहे हैं ना, प्रॉक्सिमल डिस्टल, ये फिस्टुला की तरफ से कह रहे हैं, ठीक है। ये नहीं पेपर में भूल जाना कि ये मैंने अट्रेसिया रखा हुआ था कि फिस्टुला, ये फिस्टुला है, प्रॉक्सिमल फिस्टुला, डिस्टल अट्रेसिया। फिर पीडी में डी है, डिस्टल फिस्टुला और प्रॉक्सिमल बात है, दोनों हो गए पी प्लस डी, दोनों तरफ से ट्रेकिया और कम्युनिकेटिव है, और आखिरी फॉर्म में कम्युनिकेटिव ही है, अट्रेटिक ही नहीं। अब आप देखें, मैं इसी इमेज के ऊपर पहले आपको बताऊंगी कि हाउ विल यू क्लासीफाई एक्सरे के ऊपर कि हमें कौन सा टाइप लगे, आपने टाइपिंग करनी है। टाइप ए और बी के अंदर तो एयर होगी ही नहीं स्टमक, क्योंकि कनेक्शन ही नहीं स्टैब्लिश हुआ फ्रॉम द एयरवे। दो पाथवेज है ना, जीआई और रेस्पिरेटरी, उनका कनेक्शन ही नहीं स्टैब्लिश हुआ। आपकी एयर जब आ गई स्टमक में तो ऑटो पे आपका एक्सरे क्लासीफाई हो गया सी डी और ई में से, ऐसे ही है। अब सी डी और ई में से हम कॉमन होने की बेसिस के ऊपर इनको क्लासिफाई करते हैं, यानी कि
सबसे कॉमन जो टाइप है ना ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज वो टाइप सी है, तो वो लाइकली डिस्टल ही फिस्टुला होगा, ठीक है। डी और ई आर वेरी रेयर। अब हम आगे अगेन रेशियो के साथ कर लेते हैं कि अगर तो एयर आ गई है तो वो है ही सी डी और उनमें से कॉमनेस्ट ही सी है, तो वो सी होगा अगर एयर आ गई। और ए और बी में गैसलेस एटमी होगा। अब मैं इसी बेसिस पे आपको बताऊंगी। सबसे पहले आप नोट करेंगे कि एनजी जो है वो नहीं जा रही स्टमक पे। द नेक्स्ट नी जर्क बना लें अपना। नी जर्क शुड बी, यार एयर है स्टमक में कि नहीं। इफ योर नी जर्क हैज मेड यू सी द स्टमक एंड द स्टमक हैज नो एयर, यू नो आइदर इट इज टाइप ए और टाइप। आप क्यों ही उन्हें डिस्क्राइब करेंगे? ये या तो नहीं है कम्युनिकेशन, कंप्लीटेड फ्रीज दिया है, या फिर ये प्रॉक्सिमल है। क्योंकि प्रॉक्सिमल में आप तस्वीर में देखें, वो ट्रेकिया प्रॉक्सिमली कम्युनिकेट कर रहा है, वो एयर माउथ के थ्रू तो बाहर आ सकती है, इट्स नॉट कम्युनिकेटिंग विद स्टमक। स्टमक में नहीं होगी आपकी एयर। और जो सी डी और ई है उनमें स्टमक में आएगी, सो देयर इज नो गैस। नाउ अगेन आई नीड वन कैंडिडेट। आई हैव टू फिल्म्स फ्रॉम ईच टाइप। each candidate can do one जी image. मैम। जी मैम, I am presented with a chest X-ray frontal projection of a skeletally image of patient. Here I can appreciate that I can see an oval rounded lucency in the region of the cervical area, and however NG tube is seen which is coiled up in the cervical area, in the in the जी जी। cervical area. G. It's coiled up, it's not going down. And also I can appreciate that the gastric fundus is normally localized in its normal position. And There is I can gas in appreciate that the the cardiac, stomach. there is gas which is present in the stomach lumen, which makes it visualized in the given X-ray. However, I'm trying to figure out if there is any sort of vertebral anomaly which is present. I have a Excellent. doubt of some hemivertebra in the cervical region. However, crescent lumbar vertebra which are visualized appear to be unremarkable. Let me count the ribs of this patient. Either they'll be 11 or 13 to rule out any vectoral anomaly. Also, I can appreciate that the cardiac size appears to be mildly enlarged, and there is right-sided aortic arch. So it could also be related to tetralogy of Fallot in this patient. नहीं, ये thymus है, aortic arch impact. This is the So based on my findings, okay, type जी type जी ठीक है. नहीं। So ma'am, it is type C. Based on my findings, the provisional diagnosis would be esophageal atresia with distal fistulous communication between the trachea and esophagus, likely type C, based on the commonality of this क्योंकि type. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ आई विल गिव यू एन एक्सीलेंट। क्योंकि आप कहती हैं कि ये टाइप सी, और मैं नेक्स्ट Hello. क्वेश्चन करती कि व्हाई नॉट डी और ई। जी हेलो, कैन यू गाइस हियर मी? जी. Yes, Yes ma'am. ma'am. Yes. Yes. अच्छा गाइस, आई एम रियली सॉरी, आई थिंक माय इंटरनेट इज मैसिंग। No ma'am. विल यू गिव मी 2 minutes टू चेक माय वाईफाई कनेक्शन? Okay ma'am. Yes, ma'am. हेलो। Yes, Yes ma'am. ma'am. Voice is ठीक audible है, ऐसे ही. परफेक्ट। अच्छा, तो जब आप एक कैंडिडेट, अब मैं आपको एग्जाम की हॉट सीट की पोजीशन से इवैल्यूएट कर रही हूँ। सो व्हेन अ कैंडिडेट इज ऑलरेडी आंसरिंग द नेक्स्ट वाइवा क्वेश्चन, इट्स एन एक्सीलेंट अप्रोच, ठीक है। बिफोर यू से okay, there's gas in the stomach and therefore the category is C, D, and E. And just as you say it on the basis of the fact that the commonest of them is C, although it could be less likely in my definition. So it could be a D or E type, but since ma'am it is not common and I haven't encountered one, so I am categorizing it as type C. So the next Viva question has been followed. जो था कि बेटे D या E क्यों नहीं, ठीक है? So excellent. Now another candidate for this field. एक्सक्यूज मी मैम। जी 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 जी। मैम इस वजह से भी तो कह सकते हैं, जो कि कर्ल्ड अप हो गई है, सी डी और ई में तो नीचे चली जाती ट्यूब, अगर तो कम्युनिकेशन होता है तो। दिस इज अ वेरी वेग, मतलब वो है, डिस्क्रिप्टर है ये। क्योंकि जब ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला होता है तो एट्रेटिक सेगमेंट्स तो होते हैं ना। अगर देखें, इन इन द अदर टाइप्स कम्युनिकेशन के साथ साथ एट्रेजिया भी तो है, कैसे आगे जाए? पिक्चर देखें, ये यहाँ से कैसे जा रही है? आप ट्रेकिया में नहीं है, आप यूर हेयर, वेयर विल यू गो?
Okay. Look at the images. This is exactly what I am saying. Rather than doing difficult things, make your basics strong. Coiled up NG is a tracheotic esophagus. And then we go on to its types, whether or not the trachea is communicating with the stomach or not. समझ आइए ये बात. But रेटिक esophagus तो in all of them है. ये देखें, फर्स्ट टाइप में आइसोलेटेड atresia है, सेकेंड टाइप के अंदर atresia है, but it is communicating proximally with the trachea as well, जिसमें चोकिंग हो रही होगी. मतलब प्रॉक्सिमली इसमें इतनी चोकिंग नहीं होगी, वन में, बी में चोक करेगा बच्चा, एस्पिरेट करेगा क्योंकि इट कैन गो देयर. सी में डिस्टली करेगा कम्युनिकेट, तो एयर नीचे चली जाएगी, बट प्रॉक्सिमली की ट्रेकिया कम्युनिकेट विद द प्रॉक्सिमल कंपोनेंट नहीं कर रहा. डी में दोनों करें. आप डी तक देखें, एनजी कहाँ जा रही है आपकी? एनजी ट्रेकिया में चली जाएगी. हद से ज्यादा आप इतनी अगर मैनूवरिंग करेंगे तो यू कैन गो देयर. एग्जैक्टली, हद से ज्यादा, लाइक यू नॉट गोइंग डाउन देयर, राइट? वो उतनी देर में बच्चा गैग कर देता है. ओके, नेक्स्ट फिल्म एंड नेक्स्ट कैंडिडेट. हाउ विल यू अप्रोच? मैम पर कैंडिडेट में 2 केसेस लेने हैं ना? जी, दो दो अच्छा, वो केसेस. ऐसे कर ओके, लें, दो दो लेते. सर नहीं है तो फिर आई डेंट नो. ठीक है मैम. ओके, so I'm presented with another chest X-ray and also including the abdominal part of a skeletally immature patient. Here I can appreciate that there is NG tube which is coiled up in the cervical area, and I can giving suggesting anesophageal atresia. However, I cannot appreciate any gas in the stomach lumen in the normal position, so therefore I'm looking to the vertebral bodies to look for any defect which could lead us to the vector anomaly. The lungs appear to be unremarkable. Cardiac size is within its normal limits. So, keeping in view my findings, and provisional diagnosis would be of type A or type B, which includes the esophageal atresia with no distal fistulous communication. Henceforth, I cannot visualize any gas in the stomach. But keeping in view the most common amongst both of these, it would be type A, esophageal atresia with no fistulous communication between this esophagus and trachea. Excellent. Okay, now this is how, now we are forming the base of our descriptors in exam. Okay. Yes, ma'am. Okay. Now a very commonly encountered topic जो दिखाते हैं, मुझे भी लगा था, मुझे इनमें से एक, one of these will be shown to you in the infective category. ठीक है? So you should know all three entities and you should know the viva questions which are pertinent with these. Now when aspergillus interacts with a human being, तो वो 3 levels पे interact करता है. Either the candidate जिसको aspergillus fungal infection हो रहा है will be immunocompetent, or it will be an immunosuppressed candidate, or the third category a hypersensitive individual. ठीक है? Immunity status ठीक हो सकता है, competent ठीक है, इम्यूनिटी स्टेटस डाउन हो सकता है, कॉम्प्रोमाइज, और हाइपर सेंसिटिव हो सकता है कि बस वो ही इनकाउंटर्ड एन एस्पर्जिलस और बस ही स्टार्ट्स रिएक्टिंग. अब नाउ तीनों कैटेगरीज में जब मैं वर्बली बोल रही हूँ तो आप इमेजिन कर सकते हैं एक एक बंदा. इम्यूनिटी स्टेटस कॉम्पिटेंट में नॉर्मल इंडिविजुअल विद अ पास्ट हिस्ट्री ऑफ स्ट्रक्चरली abnormal लंग्स होता है. It's a patient who has a currently normal active immunity and has actually has been fighting the disease, yani ki has fought a TB or a sarcoid or anything that has led to structurally abnormal lungs. So in this case, the type of aspergillus infection that he will have, because his immunity status is okay, is called aspergilloma. Okay? Basically what happens is the reaction between the person and the fungal infection results in a mass-like collection of the fungal hyphae, which are mixed with mucus and debris. And this fungal ball will sit into the already created cavity of the lung of patient. This patient, please keep noting, is immunity wise stable. So the sign that is formed is called a monod sign. It's a fungal ball in a cavity. And in monod sign, the air is surrounding the whole aspergilloma. और मोस्ट कॉमनली पोस्ट प्राइमरी ही टीबी की होती हैं कैविटीज, बट कुड भी सार्कोइड की भी हो सकती हैं. तो इसी वजह से कंसिडरिंग द फैक्ट कि उनकी टीबी कहाँ कहाँ थी,
वहीं वहीं पे एस्पर्जिलोमा होगा। हम सब ने रियल लाइफ में देखा, इट इज एज सिंपल एज दैट, ये पोस्टीरियर सेगमेंट्स ऑफ अपर लोब द सुपीरियर ऑफ लोअर, यही रीएक्टिवेशन या पोस्ट प्राइमरी टीबी की जगह है। प्लीज नोट इट, कैविटेटिंग लीजन्स इन superior segments of lower lobes and posterior segments of upper lobes are the prime site of post primary और reactivation TB वर्सेस इन्हीं के अंदर एस्पर्जिलोमा भी बनेगा। ठीक है, अब मैं आपको तीसरी टाइप भी करा दूंगी, देन हम तीनों केसेस को सीरीज में देखेंगे प्लीज। द अदर टाइप इज कि पेशेंट जो है ना इम्यूनिटी वाइज कॉम्पिटेंट नहीं था, हाइपर सेंसिटिव था। हाइपर सेंसिटिव कौन है हम में से इम्यूनिटी वाइज? एस्थमेटिक्स या सिस्टिक फाइब्रोसिस के पेशेंट्स, इओसिनोफिलिक पेशेंट्स। ठीक है, they will not just fight, they will hyperreact. What will they do with the fungus then? They will form segmental and subsegmental bronchiectasis, और उन bronchiectasis के अंदर heavy mucus admixed with eosinophils और hyphae collect हो जाएगा. So we will get dilated segmental and subsegmental bronchi which are filled with hyperdense internal material. Please note the buzzwords because they help you in exam. Giving finger in glove opacities. My Viva questions were, if we do a bronchoscopy, I was shown an ABPA, I told her everything about it. So what will the result be? They will not yield fungal hyphae. आपके पहले दोनों cases, aspergilloma और ABPA, biopsy of that matter के ऊपर active fungus नहीं show करता, क्योंकि immunity status is good, it has been fought off. It's a collection of the dead fungus and dead hyphae and eosinophilia in this case and debris in that case, immunocompetent status and mucus and collection debris. So these are not actively alive fungal hyphae. तो जो आप यील्ड करेंगे, कल्चर लेंगे इनका अगर, तो कुछ भी नहीं आएगा, म्यूकस आ जाएगा। ठीक है, सो एबीपीए इज इन हाइपर सेंसिटिव इंडिविजुअल्स. And the third variety is invasive aspergillosis, which is in severely immunocompromised status, which is how the third type of human will interact. हम सारे कैंडिडेट जो आपस में बात करें, हम में तीन तरह के लोग हैं. कोई immunocompetent with maybe abnormal or structurally fought lungs हैं, कोई hypersensitive patients candidates हैं like I am asthmatic, उसको यूं जेन में रखें. I want to build your memory. ठीक है, और कोई इम्यूनो सप्रेस्ड में भी है, लाइक अल्लाह ना करे, तो उस तरह तीनों ने रिएक्ट करना है. अब जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेटस है ना, उसके अंदर ये एक्टिव इन्फेक्शन होगी, किलर इन्फेक्शन, इन्वेजिव एस्पर्जिलोसिस. व्हाट इज इन्वेजिव एस्पर्जिलोसिस? You will be surprised to know that in this case the fungus is living in the bloodstream. Culture पे grow कर, you're infected with fungus. ठीक है, so invasive aspergillosis is where a person is immunocompromised and the infection is in his own blood or he's forming multiple fungal masses within the lungs. होता क्या है, जब वो ओवर टाइम फंगस के साथ लंग में नेक्रोसिस होता है, तो उसके श्रिंक करने से सेंटर में से नेक्रोस हो जाता है, पेरीफ्री पे एक मार्जिन बनता है और वो साइन बनाता है. इसमें तीनों साइंस आएंगे, जो आपका इन्वेजिव है ना उसमें तीनों आएंगे. वो वाला साइन बना सकता है एयर क्रीसेंट. एयर क्रीसेंट इज नॉट मोनोड्स. प्लीज रिमेंबर, आई वाज आस्क्ड अबाउट दिस इन वाइवा. मोनोड्स इज एयर ऑल अराउंड. मैं अभी आपको सब दिखाऊंगी. एयर क्रीसेंट इज फॉर्म ड्यू टू नेक्रोसिस ऑफ द फंगस बॉल इन इन्वेजिव एस्पर्जिलोसिस. तो जो एयर का बनेगा नेक्रोसिस का एरिया, वो कहलाएगा ये. बाकी दोनों साइन भी आपको मिलेंगे, हेलो या रिवर्स हेलो, वो भी बेसिस ऑफ द on the basis of fungal pneumonia. In this case, if you do a lung biopsy, you will yield hyphae. If you know this much about aspergillus, you are good to go. Okay, now we will do one case. I would like different candidates on it because we are dealing with different types of aspergillus and I want to assess the basic knowledge. So case one. Okay, this is HRCT chest axial image in which I can appreciate the very soft tissue density mass is noted in the posterior aspect of the apico-posterior segment of the left upper lobe बिल्कुल ठीक है, लेफ्ट with ब्रोंकस अभी नीचे नहीं गई. with surrounding area of air lucency suggesting air crescent sign and there is also bronchiectatic बाकी का changes. लंग कैसा है ये फिर मैं नहीं वो नहीं मैडम मैं समझ बता रही हूँ अभी हम्म
there is also traction bronchiectatic changes with peribronchial cuffing is noted, and this is also causing loss of lung volume on the left side and Excellent. slight mediastinal shift towards the left side. On the right side, there is also dilated bronchi noted, which are filled with the mucus material on the left side, on the right side, and rest is normal. So बेस्ड ऑन these imaging findings my diagnosis, मैं इसमें पेशेंट की हिस्ट्री लूंगी। अगर वो इम्यूनो कॉम्पिटेंट है तो ये aspergilloma है ये within the cavity, so this Because can of be how the the lung is looking like to you, right? Left lung looks post-tuberculous to you. yes yes वॉल्यूम बिल्कुल लॉस उसकी है, वजह से ही ब्रोंकाइटिस कैविटी है, है। उसी की कैविटी वो है लाइकली, क्योंकि उसकी साइट भी टिपिकल फॉर द टीबी कैविटी है. दिस ठीक मैटर्स वेरी मच. ठीक है, द साइट पोस्टीरियर ऑफ अपर एंड सुपीरियर ऑफ लोअर, ये टीबी की जगह है, सही। और उसके अंदर मैस है, और बाकी भी टीबी के सेकेंडरी साइंस है. सो दिस पेशेंट, either you could say I would like to take a history, or you could easily say, considering the background lung and the post granulomatous disease changes, I'm considering the patient's active status is of immunocompetent, and he has structurally abnormal tuberculous lungs with a mass within a cap prior seen them. Do you agree? यस नेक्स्ट ठीक है, इसमें पेशेंट इम्यूनो कॉम्पिटेंट होगा ये और बात है, ये दिखाया मैंने पेशेंट आपको. ओके, और ये इसमें है, पेशेंट को ठीक है, एस्थमेटिक भी नहीं स्ट्रक्चरली होगा, abnormal एबीपी लंग है होगी। और नॉर्मल इम्यूनिटी है नहीं. मैम ने किसी पूरा बुढ़ाट तो नहीं बना, लाइक ऑल अराउंड? ये इंटरनेट पे जिसमें टीबी लंग में मिल रही थी ना, उसमें ऐसा नहीं मिल रहा था, बट इट कुड बी मोस्टली इट्स ऑल अराउंड. व्हेन यू आर सीइंग बैकग्राउंड ट्यूबरकुलोसिस ना, गो फॉर दिस टाइप. अच्छा, अगर ये इस चीज का हो तो ना कि ये प्रैक्टिकली ऑल मैम बहुत अराउंड है डिफरेंस या करना नहीं मुश्किल है, होता है. नो मैं नो, आपको अभी अगर ये दिखाती इस हूँ तरह हो इन्वेजिव की, आपको कि ये प्रैक्टिकली ऑल वो अराउंड फील नहीं होगा. है तो इन्वेजिव पेशेंट को प्रोन एस्परजिलोसिस करके में देख सकते इन्वेजिव हैं। एस्परजिलोसिस बाकी लंग में भी पड़ा हुआ होता है. ठीक है, अभी आप देखेंगे इन्वेजिव को. अब आप नेक्स्ट फिल्म पे आ जाए. मैम नेक्स्ट फिल्म नेक्स्ट कैंडिडेट लेगा या यही जी जी, नेक्स्ट कैंडिडेट? कैंडिडेट. जी. So this is a single image of the HRCT examination of the patient, in which I can appreciate there are bilateral elongated tortuous mucus filled bronchi are appreciated, giving a finger in glove appearance. These are noted at the bilateral perihilar location. The background lung is showing multiple small nodular opacities as well. There is no bronchiectatic changes in rest of the visualized lung fields. So I would correlate with the history of the patient. If the patient is having hypersensitivity or asthma, so features are consistent with allergic bronchopulmonary aspergillosis. Next, I would advise blood eosinophilic count levels, as these are raised in these patients. I would also refer this patient for further management of antifungal हाँ, वो treatment. आपको वही बता देते हैं कि जी पेशेंट इज एस्थमेटिक. हाँ जी. ठीक है, तो एबीपी है आपका डायग्नोसिस. These are dilated bronchi internally filled with hyperdense material. ये जब सॉफ्ट टिश्यू विंडो पे होता है ना, प्लीज रिमेंबर दिस इज वेरी हाइपरडेंस, एंड दिस विल नॉट यील्ड एक्टिव फंगस ऑन लवाज. ठीक है, अब आप ये देखें, इसमें बैकग्राउंड लंग में देयर इज एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी, और इस इमेज में नहीं है, बट इन अदर इमेजेस दे आर मल्टीपल यूजुअली. So another candidate for this film now. Dr. Saima. I'm provided with the HRCT images exercises, in which in the first image it is at the level of the trachea, in which I can appreciate a large speculated a large opacity is appreciated in the superior segment of the right lower lobe with irregular margins, and I can appreciate there is a ground glass surrounding this large opacity.
I cannot appreciate any cavity within this opacity at this time. I cannot appreciate the rest of the visualized lung parenchyma appears normal. There is no evidence of any volume loss. There is no evidence of any cystic or cavitating lung changes. In the next image, I can appreciate there are two opacities. On the left side, I can appreciate there are consolidative lung changes with the central ground glass haze giving the reverse halo sign, and a similar appearing dense opacity is appreciated with the right lung upper lobe as well. So these both are giving the reverse halo sign of giving the atoll sign or the reverse halo sign, and with the surrounding ground glass haze as well. So the findings are likely in favor of invasive aspergillosis with the halo sign in the first image and the reverse halo sign in the and there is Excellent. the reverse halo sign Or the immunity status of this patient would be hugely compromised, so you have to take history. Usually what we would do in Shifa is run their HIVs. The pulmonologist, respirologist would run an HIV test. Because either the patient is on chemo, cancer therapy or HIV. ये आम बंदे में नहीं हो सकता कि invasive हो जाए. right. और दूसरा ये कि राइट लंग अपर लोब का एपिकल सेगमेंट है. फिर क्या देखें आप? लाइक लोअर नहीं कहना. नो, Sorry, क्वेश्चन नजर हाँ आ upper रहा है. lobe upper lobe और yes. इट मस्ट बी अ टंग ट्विस्टर, आई नो. अच्छा, नेक्स्ट. अच्छा, इसकी डिस्क्रिप्शन मैंने लिख दी है. आई विल सेंड द प्रेजेंटेशन सो यू गाइस कैन रीड. सो आई होप aspergillus is like clear to all of us. All three forms can be shown to you. I was shown ABPA and one of my colleagues was shown invasive, and on the third day they showed mycetoma. So वो whatever they want to, क्योंकि infection में, aggressive infection में, fungal में, they have to fit a category. अच्छा, now again a very 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 important thing that you guys should know. I think lung carcinoma हर एक को लगता है और staging को करवाते हैं, कह देते हैं उसी तरह आपको कि please stage it. तो सबसे पहले T1 है, उसके अंदर तो the tumor is साइज पे भी करते हैं और उसके रिलेशनशिप पे भी करते हैं. सो लेस देन 3 centimeters which is completely surrounded by lung or visceral pleura and is not involving the main bronchus is T1. And I never did 1A 1B wala 1C wala because it's then confusing. अच्छा, 2 में the mnemonic is BAV, what I made BAV BAV के 3 to 5 हो जाएगा और ब्रोंकस, एटिलेक्टेसिस या फिर विस्रल प्लूरा की इन्वॉल्वमेंट ये करेगा. इन्वॉल्वमेंट एटिलेक्टेसिस इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वी encountered it a lot in practical aspects where there's a lung mass associated with a large area of consolidation or obstructive pneumonia. तो वो जो चीजें ऑटोमेटिकली आपकी चीजों को स्टेज कराती है ना, आप प्लीज रिमेंबर देम बिकॉज they then help you look at the staging in one eye. ईगल्स आई डेवलप कराती है वो आपकी. तो अगर एटिलेक्टेसिस है या ब्रोंकस के अंदर इन्वॉल्वमेंट विदाउट हैविंग इन्वॉल्व द केराइन है, या आपका जो है विसरल प्लूरा पकड़ा गया है. T3 पे आते हैं. T3 के अंदर आई मेड अ निमोनिक ऑफ CPP. लाइक ये अपने बेशक नोट्स में अलग से लिख लिया करें ये चीजें इफ यू वांट टू रिमेंबर देम. कि बैव 2 होगा और CPP 3 होगा. CPP में चेस्ट वॉल, पेरिकार्डियम और फ्रेनिक नर्व आ जाती है एंड नोड्यूल्स विद इन द सेम लोब. और जो 4 है अगेन साइज तो वो अपग्रेड हो गया. पहले 3 to 5 था, 2 में फिर 5 to 7 हो गया और 4 में 4 to 7. बट 4 के अंदर प्लीज याद रखें मीडियास्टिनम, डायाफ्राम, हार्ट और मेजर वेसल्स. Another thing which is very important, आगे हम पैन पोस्ट की बारे में भी एक बात मैं आपको बता देती हूँ अभी और इसके बारे में. When there is a lung carcinoma and there's associated hoarseness of voice, please note that recurrent laryngeal nerve has been, in, involved and it is a T4. Similarly, with the pan coast, when there is a Horner syndrome, तो इसका मतलब है inferior trunk of brachial plexus पकड़ी गई है और वो भी auto पे stage 4 हो जाता है. So our clinicians, when they would have a pan coast and a patient has Horner's, they would know it's a T4 tumor and they would write it up. So these are very important things. अब अगेन नोड में N1 इज पेरीब्रोंकियल हाइलर, 2 के अंदर इप्सिलेटरली मीडियास्टिनल हो और फिर 3 में कॉन्ट्रा पे चले जाए, कॉन्ट्रालेटरल मीडियास्टिनल, और M तो पता है कि मैक्स. ठीक है. नाउ आई हैव अगेन likewise put 2 cases each for a separate candidate and for them to state. Any candidate can take this one. This is the lung window, CT chest with contrast lung window.
coronal axial slice demonstrating there is a soft tissue density mass in the right upper lobe in the coronal section with surrounding speculations, and this is seems to be 3 to 5 centimeter approximately. एंड मैम ये जो नेक्स्ट एक्सियल में है ये अनदर मैस लियन है या ये इसी नहीं सेम नहीं पेशेंट का है ना? नहीं, सेम आप देखें अपर लोब में, ये तो बिल्कुल सेम इमेज है एक ही पेशेंट की। राइट लंग अपर लोब एपिकल सेगमेंट ही है, इधर भी ही इज शोइंग यू सम फ्यू एडेड थिंग्स इन दैट सेम इमेज। In this there is I think so this involve the bronchus and air in the this is forming the cavity, thick walled cavitation, and ठीक है, also large, it there's is a a large laterally cavitating it is a mass in the right lung. cavitating mass, also approaching the right pleura, and this is the stage is and no lymphadenopathy seen in these slices. And for lymphadenopathy ma'am we can ask on soft tissue window या इस पे होगा? वो उन्होंने आपको ना एग्जाम में दे प्रोवाइड यू, बनाते ही ऐसे हैं, फिर दे विल शो यू, लगाई होती है। No हाँ, he wants you to lymphadenopathy know। see also Okay, this इसमें is एक T3 ठीक है, with and this is very important in lung and breast cancer के आपने you have to rule out what is it, what is that thing which he is trying to show you। ब्रेस्ट का कैंसर और लंग का कैंसर प्रीडोमिनेटली एक पैटर्न ऑफ इन्वॉल्वमेंट है जो लेता है, और जो बहुत कॉमनली वी हैव टू रूल आउट। yes lymphangitic carcinomatosis तो नहीं हो रहा, lymphatic infiltration of the tumor तो नहीं हो रही। So this is lung cancer and stage 3, but with lymphangitis carcinomatosis in right lung upper lobe as well as in right lung lower lobe। Coronal पे देखें आप, yes ma'am, lymphangitis carcinomatosis है ना, coronal images को देखें। yes ma'am, राइट साइड पे नीचे भी आ रही है और ऊपर भी है, ठीक है। ठीक सेप्टल है। थिकनिंग विद, हाँ जी ठीक है। CPS के exiting exam में they try to show an added thing for a brownie point। तो जो भी आपके कैंसर्स लिख लें जहाँ पे लिम्फेंजिटिक स्प्रेड करते हैं उनके नाम याद कर लें और उनमें नजर रखें, ठीक है। चल नेक्स्ट। yes ma'am, अच्छा, लिम्फेंजिटिक के बारे में अगेन ये मेरे वाइवा में मुझे बताया था मैम ने, ये कॉन्ट्रालेटरल में भी हो सकता है कि मैस यहाँ हो और लिम्फें, क्योंकि इट्स लिम्फेटिक स्प्रेड, ये प्रैक्टिकल बात है। मैम इसको किस स्टेज में डालेंगे? T3 एलसी को? विद लिम्फेंजिटिक कार्सिनोमाटोसिस ओके मैम। इरिसेक्टेबल ही होती है स्टेज 3, राइट, पूरा जब इन्वॉल्व कर लेता है, दैट्स व्हाट शी आस्क्ड मी एज वेल। तो वो फिर करने से भी मैस को रिमूव कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, इट हैज इन्वॉल्व टू तक ही होता है वो सर्जिकली ट्रीटेबल। अच्छा तो नेक्स्ट मैम केस। कराइना नजर आ रहा है बहुत? इसका तो ट्रेकिया ही नहीं, बहुत दूर है, वेल अवे फ्रॉम ट्रेकिया है, यहीं पे आएगा ना किराना नीचे। मैडम इसको D3 कैसे बना रहे हैं? सीपीपी की बेसिस पे, इसलिए बस मैं आपको कह रही हूँ कि मेजर लैंडमार्क्स को याद रखें। अगर बैब होता ब्रोंकस या एपिलेक्टेसिस या फिर विस्ट्रल प्लूरा तो उसकी बेस पे 2, और अगर इन्वॉल्विंग द चेस्ट वॉल, पेरिकार्डियम और फ्रेनिक नर्व, इसको चेस्ट वॉल की ये सर्कल से दिखा रहा है आपको, दिस वन इन द सेकेंड इमेज, कि ये रिब के आगे तक चला गया है, उसने सर्कल भी किया है। ठीक है, दिस इज द केस, ये जो आप मैंने आपको लगाया नियरली लाइक दिस मेरा एग्जाम में था मैथ्स। अगेन ये साइड्स का चेंज सिर्फ इसलिए दिखा रही हूँ कि माइन वाज सेकेंड इमेज में आप देख रहे हैं रिब्स के बीच में जो मैस इंडिस्टिंक्ट कर रहा है विद मसल्स, इन्वेड कर रहा है। सो ये जो इन्वेजन दिखाने के लिए उन्होंने मुझे एग्जाम में दिखाए थे इमेजेस, तो अगेन दिस इज एग्जैक्टली द स्टेज ऑफ ट्यूमर दैट दे शोड मी। इट वाज अ T4, ये मीडियली सारा मीडियास्टनम में घुस गया है, एंटीरियरली चेस्ट वॉल में घुस गया, लंग मैस है, एसोसिएटेड कंसोलिडेशन हुई भी है, तो T4 ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ तक? नेक्स्ट करें, स्टेजिंग क्लियर हुई है, स्पर्जिलोसिस का टॉपिक कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कर सकते हैं किसी भी तरीके का। एक्सक्यूज मी मैम, जी 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 जी। जो आपने ये लास्ट वाला शो किया T4 में, इसमें कॉन्ट्रालैटरल भी एक नोड्यूल आ रहा है वो दूसरी लंग में, या वो वैसे पार्शियल वॉल्यूम हम कहेंगे इसको नहीं इफेक्ट? वो मुझे लगता है, नो नो नो, आई थिंक वो कट है, कट स्लाइस है, पार्शियल ठीक वॉल्यूम। है।
अच्छा, सो फार वी आर क्लियर। कोई क्वेश्चन एस्पर्जिलोसिस में तो नहीं है? एबीपी एस्पर्जिलोसिस को पिक कर रहे हैं आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज एन आर्बर स्टेजिंग। वैसे तो जब लिम्फोमा लगाते, जैसे हम हर चीज के बारे में ना बाय स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं कि वो कितना स्टेज तो होता ही है when show us। सिमिलरली जब लिम्फोमा आपको वो लगाते हैं तो लिम्फोमा यू मैडम सी। एक क्वेश्चन है जी जी। कि जब ब्रोंको अल्वेओलर लवाज कराते हैं तो एबीपीए और उसमें हम अगर वो पूछते हैं कि आपका फर्स्ट लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या होगा टू कंफर्म इट, ब्रोंको अल्वेओलर लवाज इज द फर्स्ट लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यार ये एबीपीए और मैंने कहा था एस्पेरजिलोमा। वाइवा में, बट उन्होंने मुझे कहा था उसके ऊपर तो ये नहीं होती, बट देन आई रेड इट। तो फर्स्ट लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन टू कंफर्म देम मुझे पढ़ना पड़ेगी। आई हैवंट रेड इट, ओके। क्योंकि शी इसमें कैटेगोरिकली सेड, मेरी जो कंसल्टेंट थी, कि उसमें कुछ भी नहीं आएगा बेटे। ओके, हाइफी नहीं होंगे उसमें। वो तो ठीक, वो डेड उसको होंगे। फाइट कर चुका है ना। एक में कॉम्पिटेंट इम्यूनिटी है, उसका फंगल बॉल हम्म। बना चुका है। दूसरे में वो ऑलरेडी डेड वो है जो कि डायलेटेड होके ऑब्स्ट्रक्टिव उसमें चला गया है। थर्ड में आपके आता है, ग्रो करता है फंगल हाइफीन बेसिस। तो मगर ये कि ये है क्यों, मुझे उन्होंने ये कहा था व्हेन आई मेरी एबीपीए थी, तो मुझे उन्होंने कहा ये आप डायग्नोस्टिक है, यू नो इट्स एबीपीए, यू जस्ट हैव टू ट्रीट इट। नाउ सीटी इज डायग्नोस्टिक। ओके डायलेटेड ब्रोंकस है, म्यूकस फिल्ड, और मैंने आपको कह दिया कि पेशेंट एस्थमेटिक। मैम सेमी इन्वेसिव का केस में दिखाते हैं, मतलब उसको कैसे हम डिफाइन करेंगे फिर? सेमी इन्वेसिव जिसके अंदर ओनली पल्मोनरी नोड्यूल्स होंगे ना। ओके यस मैम। हाँ, वो इन्वेसिव ही अपेयरेंस। अगेन सिटी इज डायग्नोस्टिक इफ यू। और इसमें ना फंगल टेस्ट आप लोग देख लीजिएगा, वो KOH प्रिपरेशन होती है, और एक बीटा डी। हमने अपने वाइवा के टाइम पे तो रट्टे लगाए थे, किसी को याद है तो कोई डी बता दे। ग्लाइकन। बीटा डी ग्लाइकैन और फंगल KOH प्रिपरेशन इन्वेसिव में होती है, डायग्नोस्टिक है। और एबीपीए में तो एजमेटिक पेशेंट है, यूसिनोफिलिया आएगा उसका, तो वो कंफर्म हो जाएगा। जो आपका क्रॉनिक है वो रीड भी आई कर थिंक लेना। मोडालिटी। जी, नेक्स्ट नेक्स्ट करें? क्या अच्छा, वर्ड बताया आपने? बीटा डी ग्लाइकैंस और फंगल KOH, ये इन्वेजिव में ये फंगल इन्फेक्शन को बड़ा अच्छा पिक करती है। ठीक है, ब्लड टेस्ट बेसिकली उसमें तो, इन्वेसिव में तो ब्लड टेस्ट। ठीक है। अच्छा, नाउ लिम्फोमा। सो अगेन एन आर्बर स्टेजिंग इम्पॉर्टेंट है। वन में सिंगल लिम्फ नोड है या सिंगल एक्सट्रानोडल साइट है, टू में दो हैं बट ऑन द सेम साइड है, ये बहुत हम करते हैं। थ्री में ऑन बोथ साइड्स ऑफ डायाफ्राम है, और फोर के अंदर डिसेमिनेटेड डिजीज है। ठीक है। अब इसके अंदर एसिम्टोमेटिक, ये जो इन्होंने डाला हुआ ABE, ये मैंने नहीं किया था। दीज डू नॉट हैव अ रेडियोलॉजिकल प्रीडिलेक्शन फॉर अस। अच्छा, अब नेक्स्ट पे आ जाए, कौन इसकी एन आर्बर स्टेजिंग करेगा और डायग्नोसिस बताएगा? Okay, ma'am. This is the contrast enhanced CT scan coronal slices of the abdomen, in which I can appreciate there are multiple conglomerate of the nodal masses are noted involving the in the center of the abdomen in the para-aortic region. With there are multiple conglomerate lymph nodes are also noted within the pelvis, and I can also appreciate there are multiple hypodense lesions are noted involving the right and the left lobe of the liver. So based on these imaging finding, my this is the lymphoma stage 4 according to Ann Arbor classification, as it has a metastasis involving the liver and multiple nodal sites. जब सॉलिड ऑर्गन को लिम्फोमा इन्वॉल्व कर ले और मल्टीपल नोडल साइट्स हो, तो बोथ साइड्स ऑफ डायफ्राम वाली बात खत्म हो जाती है। ओनली टिल इट्स इन्वॉल्विंग द नोड्स, तो आपने वो बात रखनी है। व्हेन इट हैज इन्वॉल्व्ड अ सॉलिड ऑर्गन, तो लिम्फोमा हैज स्प्रेड। और lymphoma is such a disease के whether or not we see it on CT, if it has gone to a solid organ, it has metastasized symmetrically all body nearly. मैम उसमें अगर स्प्लीन इन्वॉल्व हुआ होगा तो वो किस में जाएगा? E में, लिम्फा। वो lymphoid टिश्यू में आता है, वो ई में ही आता है। स्प्लीन इज अ लिम्फोइड टिश्यू। और मैम थाई में?
वो जिसमें भी थाइमस एंड स्प्लीन आर लिम्फोइड टिश्यूज। ठीक है मैम। अच्छा, अब नेक्स्ट आपकी फ्लीशनर्स है। फ्लीशनर्स में इवन इफ यू डोंट रिमेम्बर ऑल ऑफ इट ना, यू शुड रफली नो कि विच वंस आर वी फॉलोइंग अप एंड विच वंस आर वी लीविंग, क्योंकि एट द टाइम ऑफ एग्जाम आपको 100% ये टेबल याद नहीं रहता। सो व्हाट मैटर्स इज कि लो रिस्क नोड्यूल्स कौन से और हाई रिस्क नोड्यूल्स कौन से। Now, for a nodule which is less than 6 mm, this is roughly the most commonly noted category in practical life. एक छोटा सा नोड्यूल पड़ा होता है 4-5 mm का। सबसे पहले you will determine whether it is single or they are multiple. Now, if it is single, तो low risk और high risk. Again, low risk, high risk, हम जब we are practically dealing with the nodule as a radiologist, हमें नहीं पता होता। स्मोकर नियरली सब है आजकल, फैमिली हिस्ट्रीज हमारे पास गिवन नहीं होती, ठीक है। सो रफली यू शुड रिमेंबर कि इसमें कोई खास फॉलो अप नहीं, नो रूटीन फॉलो अप होता है या फिर ऑप्शनल होता है टू फॉलो इट अप। अगेन वो तो हिस्ट्री है कि कोई ऐसी खास हिस्ट्री आपको प्रोवाइड कर दे, अगर नहीं दे हाई रिस्क तो लेस देन 6 mm में सिंगल है, इट गोज इन अ नो रूटीन फॉलो अप। इट्स बेसिकली B9 की तरफ आपका माइंड बेंड किया है। लेस देन 6 mm है बट मल्टीपल है और पेशेंट हैज नो रिस्क, तो फिर तो नो रूटीन फॉलो अप है। बट अगर हाई रिस्क है तो वो उसी तरह डील होगा कि फिर ऑप्शनल सीटी आप 12 मंथ पे करके यू कैन व्यू देम। मसला आता है 6 to 8 एंड मोर देन 8 mm पे। इफ दे आर मेजरिंग फ्रॉम 6 to 8 mm एंड दैट इज सिंगल और रिस्क भी नहीं है, तो आप 6 to 12 मंथ के ऊपर सीटी करके और फिर एक फॉलो अप सीटी एट अनदर इंटरवल ऑफ 18 months करके आपने उसको देख लेना है कि ये बढ़ तो नहीं रही। और जो आपका 6 to 8 mm की मल्टीपल नोड्यूल्स होती हैं, उनके अंदर लो रिस्क में आपने अर्ली कर लेना है उन्हें फॉलो अप 3 to 6 months पे, और 18 to 20 फॉलो अप वही 18 to 24 पे, और हाई रिस्क है तो 3 to 6 मंथ पे करके यू कैन रिपीट। अच्छा, यहाँ से आगे वाली जो बात है ये अब इम्पोर्टेंट है। हमने अभी तक जो कैटेगरी की वो यही की कि अगर लेस देन 6 mm है और सिंगल है तो बस मतलब लो और हाई रिस्क को आप इतना ज़हन में रखें। इट्स नॉट समथिंग टू बी फॉलोड अप एट, इट इज अ benign etiology मोस्ट लाइकली। ग्रैनुलोमास निकल आते हैं अक्सर जब आप करा भी लेते हैं तो पेट वगैरह। और मल्टीपल हैं तो अगेन उसी तरीके से होंगी। लो रिस्क हैं तो कुछ नहीं है, खैर है, और ज्यादा हैं तो हाई रिस्क है पेशेंट और ज्यादा है तो आप ऑब्वियसली कर लें, चलो 12 मंथ पे यू कैन रिकमेंड a CT at 12 months may be considered। जबकि 6 to 8 mm वाली नोड्यूल्स को सिंगल है या मल्टीपल है की बेसिस पे उनका टाइम ड्यूरेशन कम हो जाता है ऑफ फॉलोइंग। जब आप सिंगल है तो देर से कर लें 6 to 12 पे, और मल्टीपल है तो 3 to 6 months पे। नाउ मोर देन 8 mm नोड्यूल्स का यहाँ पे मसला आता है। अगर सिंगल भी है बट मोर देन 8 mm है, अच्छा कट ऑफ आपको पता है ना नोड्यूलर मास का 3 cm है। 3 से कम वाली को ही हम नोड्यूल अभी तक कह रहे हैं, ठीक है। सो 1 से कम वाली की डिस्कशन हो रही है। तो आप कंसिडर कर लें कि आप सीटी कर लें एट 3 months, चाहे पेट कर लें या बायोप्सी भी कर सकते हैं, उसको ऑप्शनल है बट कर सकते हैं। और मोर देन 8 mm है और मल्टीपल है तो वही है कि लो रिस्क है तो 3 to 6 मंथ पे उसे फॉलो कर लें, और हाई रिस्क है तो 3 to 6 पे करके 18 to 24 के ऊपर फॉलो मस्ट करें, कंसिडर नहीं करें, मस्ट करें। इसमें जो असल बात इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि पूरा फ्रीशनेस याद नहीं रहता, वो ये है कि लेस देन 6 mm वाली उतनी कंसिडरेबली डेंजरस ही नहीं होती। 6 to 8 mm lie at the border and you can follow them up 6 to 12 for single, 3 to 6 अर्ली कर लें मल्टीपल, और मोर देन 8 वाली अगर सिंगल है तो उसको कर लें सीटी या पेट। ये यूं याद रख लें, इसको इजी कर लें अपने लिए। मैम इसके अंदर अगर हमने फॉलो अप सीटी कराया और उसमें साइज इंक्रीज हो गया है, मतलब जैसे 6 हाँ to तो 8 बायोप्सी में, कराते हैं या पेट कराते हैं तो लंग के केस बायोप्सी में? करा। ठीक। कराते हैं। पेट करा लेते हैं। पेट की अपॉइंटमेंट बहुत लेट मिलती है हमारे से, 3 months बाद मिल रही है, तो वो उतनी देर भी अगर पेशेंट वेट ना करना चाहे तो बायोप्सी करा ले। बायोप्सी में फिर ये है कि डिपेंडिंग अपॉन वेयर द नोड्यूल इज लोकेटेड, अगर लेटरली ज्यादा लोकेटेड है तो वो परकुटेनियस बायोप्सीज आर रिकमेंडेड, और अगर बहुत करीब है फ्रॉम द ब्रोंकस तो ब्रोंकोस्कोपिक गाइडेड। ये पूछ लेते हैं, वो दिखाते हैं नोड्यूल सॉलिटरी मोर देन 8 mm की, और पूछ लेते हैं कि किस अप्रोच से आपको प्रेफरेबल लग रही है बायोप्सी। मैडम सबसे कम साइज जो नोड्यूल का होता है वो 3 सेंटीमीटर, सॉरी सबसे मैक्सिमम साइज, उसके बाद हम उसको मैस लेवल करते हैं हाँ ऐसे वही, थ्री हाँ ये सेंटीमीटर कट ऑफ है, हाँ। तब तक नोड्यूल कह सकते हैं, सेफ टू से।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम इंडिटर्मिनेट नोड्यूल को कैसे मैनेज करते हैं, जो ये इंडिटर्मिनेट होते टर्म्स हमारे हैं, सो नॉन स्पेसिफिक, इंडिटर्मिनेट, दीज आर नॉट गाइडलाइन टर्म्स। ये जो हम कहते हैं नॉन स्पेसिफिक इंडिटर्मिनेट, ये बेसिकली हम इसमें डाल रहे होते हैं फ्लिशनर्स के लेस देन 6 mm वाले में, जिसको मैं नहीं फॉलो करना चाह रही। इफ वी गो बाय बुक तो वी शुड कैटेगराइज दैट दिस नोड्यूल डज नॉट रिक्वायर अ फॉलो अप। ये इनडिटर्मिनेट नोड्यूल जो आप कह रही है ना, ये हम तभी कहते हैं कि हमें देख के लग रहा है अच्छा मल्टीपल नहीं है, पेशेंट इज लो रिस्क, आई डू नॉट वांट टू फॉलो अप, का अदर वर्ड है इनडिटर्मिनेट नोड्यूल। यू हेयर मी? कि बिकॉज यू आर नॉट रेजिंग द हैं। कंसर्न ओके, ऑन यस दैट, मैम, जी मैम। यू आर नॉट रेजिंग योर कंसर्न्स ऑन दैट नोड्यूल, राइट? हम उसको हम इंसिडेंटल फाइंडिंग में डाल देंगे। नहीं नहीं खैर मैं तो आई हैव स्टार्टेड फॉर लाइक वेयर वी वर ट्रेन्ड, वी वुड गिव अ फ्लिशनेस कैटेगरी। उसका साइज लेना, मतलब वही तो मैं बात कर रही हूँ, इनडिटर्मिनेट इज जस्ट अ वर्ड, यू डोंट डू दैट। आप उसका साइज लें, आप उसके फैक्टर्स देखें, आप सिंगल है कि मल्टीपल है, एंड यू कैटेगराइज अकॉर्डिंगली। और अगर नहीं रिकमेंडेड फॉलो अप तो लिखें कि अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस दिस नोड्यूल इज, वही जैसे हम लिखते हैं लाइकली नॉन स्पेसिफिक एंड डज नॉट रिक्वायर अ फॉलो अप। इंडिटर्मिनेट कहने का मतलब यही होता है कि यू कैन स्लीप ऑन दैट नोड्यूल, जरूरी नहीं है कि आप उसको फॉलो करें। यही बात मैं आपको बता रही हूँ ना, हमने उसी के लिए ये लफ्ज रखा हुआ है लाइकली इंडिटर्मिनेट, कि मैं कंसर्न नहीं हूं कि मैं इसकी बायोप्सी कराना चाहती हूँ। एक्सक्यूज मी मैम, मैम जी एक जी, क्वेश्चन था। मैम ये हम 6 mm और 8 mm के साइज हम कैसे ये करेंगे, मतलब दोनों इतने छोटे होते हैं तो वो हम सीटी ये अगर कहते हैं उन्होंने दोनों हमें प्लेन्स में लें और लार्जेस्ट को लें, मतलब दो प्लेन्स में मैयर करें, जो हमारे रेडियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो डॉक्टर राशिद कहते थे दोनों प्लेन में लो और फिर लार्जेस्ट को कंसिडर करो, अगर 6/7 आ रही है तो 7 वाली कैटेगरी में वो आएगी। यस मैम। दोनों लें, एपीटीआर, और जो लार्जर है ना वो डायमेंशन आपका डायमेंशन फॉर फ्लिशनर्स होता है। अच्छा, नेक्स्ट अब हमारा कॉमनेस्ट इनकाउंटर्ड, या पीट्स के सेक्शन में वो आपको लगा देंगे, या चेस्ट में सी कैम, सी कैम के अंदर कंजेनिटल सिस्टिक एडनोमेटॉइड मालफॉर्मेशन के अंदर फिर नेक्स्ट सबसे कॉमन क्वेश्चन एसोसिएशंस का या टाइपिंग का होता है। एसोसिएशंस में हाइब्रिड लीजन हो सकता है, कोई साथ पल्मोनरी सिक्वेस्ट्रेशन पड़ी हुई है, या रीनल एजेनेसिस है, वो जो आपकी पॉटर सीक्वेंस है, या पॉलीहाइड्रोएमनियोस, या हाइड्रोप्स, या ओलिगो, या कंजेनिटल कार्डियक एनोमलीज, या लंग की मैलिग्नेंसी। अगेन associations रटा है, but typing is very very important. So type 1 CCAM is macrocystic. The smallest cyst is more than 2 centimeters. So 2 to 10 के बीच में आएगी तो टाइप 1 है। टाइप 2 के अंदर मिक्स्ड होती हैं, बट दे आर लेस देन 2 सेंटीमीटर, बड़ी भी हो सकती हैं मगर, और छोटी भी हो सकती हैं, बट दे आर नॉट माइक्रोसिस्टिक, यानी में साइजेस नहीं है, और 2 से बड़ी नहीं होती। तो जहन में रखें कि 2 to 10 मैक्रो, अप टू 2 सेंटीमीटर टाइप 2 है, और टाइप 3 फिर माइक्रोसिस्टिक मैस लाइक होता है, लेस देन 5 में, बहुत छोटी छोटी होती है। टाइप 4 सिंगल लोब है और अनलाइन सिस्ट है। अब आई वुड लाइक अ कैंडिडेट टू टेक अप द केस एंड क्लोज इट विद टाइपिंग, डायग्नोसिस एंड टाइप्स। I'm provided with the axial sections of the CT scan in which I can appreciate there is a large cystic lesion which is noted involving the lower lobe of the left lung with the chest tube in situ, and there is associated pneumothorax. There is contralateral mediastinal shift. The size of the cyst, largest cyst, is more than 2 centimeter. There is a resultant compression of the rest of the lung parenchyma. On the basis of these findings, diagnosis is cystic adenomatoid malformation type 1 with complication of pneumothorax as the chest tube is inserted into it. So likely type 1 CCAM with ipsilateral pneumothorax. It has a huge propensity to rupture, और उन्होंने ड्रेन डाली हुई है। अच्छा, एंडोलीक्स की टाइप्स हैं। आई वाज नॉट शोन एन एंडोलीक, मगर मैंने इसलिए डाल लिया कि आप लोगों ने लिस्ट के अंदर लिखा हुआ था, तो कर लेते हैं, टॉक्स में ना आ जाए आप लोगों के।
मगर अदरवाइज सीटी पे तो मेरा ख्याल एंडो लीक नहीं दिखाएंगे। आयोटिक डिसेक्शन दिखाएंगे, वो भी हम कर लेंगे। सो इन टाइप 1 ऑफ द ईवार वो लीक जो है वो ग्राफ्ट की अटैचमेंट साइट के ऊपर होता है। ये जो इन्होंने बनाने की कोशिश की है ना, ये जो स्मॉल वो बीड्स लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, टाइप 2 के अंदर देर इज अनदर वेसल विच इज फीडिंग इट। वो खुद लीक ही नहीं होता, इट इज ऑल इंटैक्ट, यू हैव टू लुक आउट फॉर अ वेसल फीडिंग इट, ये जो आ रही है बाहर से। टाइप 3 के अंदर देर इज अ डिफेक्ट इन द ग्राफ्ट। ग्राफ्ट में प्रॉब्लम अभी तक नहीं आई थी ना, एक अटैचमेंट पे थी, एक कोई और वेसल फिल कर रही है, ये देखें अब ग्राफ्ट हैज टॉर्न अप, डिफेक्ट आ। टाइप 4 के अंदर पोरस ग्राफ्ट, याद रखिएगा द बज वर्ड इज पोरस ग्राफ्ट, ठीक है। और टाइप 5 के अंदर ना एक्सपेंशन होती जाएगी विदाउट अ लीक। टाइप 5 को ये एंडोटेंशन कहते हैं कि एक्सपैंड करे बट यू विल नॉट आइडेंटिफाई अ लीक, ठीक है। स्टैनफोर्ड और डिबेकी बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक निमोनिक वही है आप लोगों का जो हमने याद रखा हुआ है, बैड। तो टाइप 1 डिबेकी के अंदर बैड है बोथ, यानी असेंडिंग भी डिसेंडिंग भी। और टाइप 2 के अंदर असेंडिंग ओनली, टाइप 3 के अंदर डिसेंडिंग ओनली। और स्टैनफोर्ड का हम लोगों को पता है कि 1 और 2 डिबेकी जो है वो ए में आते हैं और बाकी बी में आते हैं, ठीक है। अब ये कैंडिडेट ले ले। So these are multiple two images of the axial contrasting non-CT examination of the chest, and as well as sagittal reformated image, a mediastinal window in which I can appreciate a intimal flap is seen involving the ascending aorta, with marked dilatation of the ascending aorta is seen. There is no intimal flap, no anormal dilatation of the descending aorta appreciated. On subsequent sagittal reconstructed image, I can appreciate a irregular intimal flap that is seen extending from the ascending up to the descending thoracic aorta, with the low signal contrast is appreciated, suggesting false difference between false and true lumen. So features are consistent with both ascending and descending. So it is a D-Becky type 1 and Stanford type 2B. So I would immediately inform my findings to the surgical team for surgical management, as this is involving the ascending aorta. नहीं, आप स्टैनफोर्ड को आपने फिर भी क्यों कहा है? Stanford A, sorry. डिबैकी 1 है, ये बोथ है, तो डिबैकी 1 स्टैनफोर्ड ए, Yes. ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एएसटी है, क्विकली एक दफा रिवाइज कर लेते हैं, इससे जो चीजें इंपॉर्टेंट होंगी उनके ऊपर आप लोग बता दीजिएगा, बाकी आप लोगों को आता है, ठीक है। रीनल एएसटी के अंदर रीनल 1 और 2 तो फर्क आपको करना नहीं, वो लगाएंगे सीट पे, बट यू शुड नो कि सब कैप्सुलर हीमाटोमा या कंट्यूजन इज ग्रेड 1 और पेरीरीनल हीमाटोमा व्हिच इज कन्फाइंड टू पेरिनेफ्रिक फेशिया इज 2। इट्स नॉट सब कैप्सुलर, प्लीज रिमेंबर सब कैप्सुलर इज 1 एंड पेरीरीनल इज 2। और when grade 3 is taken place, तो उसके अंदर the laceration is more than, there's a renal laceration which is causing a vascular injury, मगर not an active bleed. Active bleed is stage 4, जिसके अंदर ये एमसीक्यू भी बता पूछते हैं और वो लगाते भी हैं कि सीटी रिपीट कराया है तो सिग्निफिकेंट इंक्रीज आ गई है, सो इट्स ऑटोमेटिकली अ स्टेज 4 इंजरी। और स्टेज 4 का जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है जो सीटी पे बहुत दिखाते हैं आपको और हमें भी दिखाया था, दैट इज अ पेल्विक इन्वॉल्वमेंट, यूरेट्रोपेल्विक डिस्ट्रप्शन या डैमेज और सब्सिक्वेंट फॉर्मेशन ऑफ अ यूरिनोमा। अगर ही इज शोइंग यू अ यूरिनोमा या डिलेट के ऊपर उस पॉकेट के अंदर कंट्रास्ट आ रहा है, सो दैट्स अ स्टेज 4 ऑटोमेटिकली। स्टेज 5 इज अ डीवेस्कुलराइज किडनी, नेफ्रेक्टमी कर देते हैं। स्टेज 4 में भी कुछ सेटअप्स में नेफ्रेक्टमी ही होती है, but treatment of choice till stage 3 is relatively conservative and 4 and 5 is predominantly nephrectomy. Okay, next candidate. Okay, this is CT scan abdomen, axial images, post contrast. In this image, I can appreciate there is linear non-enhancing area is noted involving the right kidney, which is with the surrounding, this area is more than 1 centimeter, and the surrounding area of increased density is also appreciated, suggesting of perirenal hematoma. And
there is no evidence of any active contrast extravasation. However, I want to see the delayed images to see एक्स्ट्रावजेशन है delayed पे extravasation है, so this is the grade 3, but delayed पे है तो वो 4 है, sorry, urinoma formation है. So I will refer the patient for the surgical management if the patient is not stable. अर्जेंट सर्जिकल इंटरवेंशन बिकॉज यूरिनोमा जब बन रहा होता है तो उसका मैस इफेक्ट भी होता है. ठीक है. सो जब आप कह दिया, क्योंकि एक बता देते हैं वो आपको, जस्ट लाइक यू आस्क कि मैं डिलेट सब्सिक्वेंट देखना चाहूँ, या दिखा देंगे वो आपको यूरिनोमा, या वर्बली बता देंगे. ठीक है. तो योर स्टेजिंग शुड बी वेरी क्रिस्प व्हेन ही कॉल्स दैट. पेनक्रियाटिक हम उसमें भी कर चुके हैं, यहाँ पे फिर भी देख लेते हैं कि स्टेज 1 में सिर्फ लेसरेशन होती है विदाउट हैविंग इन्वॉल्व द डक्ट. स्टेज 2 के अंदर जो है ना डक्ट डैमेज होती है विद, एक सेकंड सॉरी, सॉरी, स्टेज 2 के अंदर भी मेजर इंजरी होती है, बट इट इन्वॉल्व्स द डक्ट, बट द डक्टल इंजरी इज नॉट इन्वॉल्विंग एंड नॉट कॉजिंग द पैरेंकाइमल डैमेज. स्टेज 3 के अंदर जो है डक्टल इंजरी के साथ साथ पैरेंकाइमल डैमेज और डिवीजन हो जाती है. पेनक्रियाज में बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेनक्रियाटिक पैरेंकाइमस जो इंजरी है वो किस किस्म की है, उसकी डिवीजन इंजरी तो नहीं है, लेसरेशन है या डिवीजन इंजरी है. ग्रेड 4 के अंदर जो है वो एम्प्यूला में. अच्छा, और अनदर थिंग इज कि जैसे जैसे एडवांस होती है सो इट्स इन्वॉल्विंग और मूविंग टुवर्ड्स द हेड रीजन ऑफ पेनक्रियास. स्टेज 4 में प्रॉक्सिमल डिवीजन या पैरेंकाइमल डैमेज है और एम्प्यूला के लेवल पे है, और 5 में मैसेरेटेड पेनक्रियास है. हमने यूजुअली देखा है कि व्हेन वी सी इट तो 4 या 5 ही होती है, और लेसरेशन होती है इन्वॉल्विंग द मैसिव डिसरप्शन ऑफ द हेड. लिवर में अगेन भी नो के दोनों तरीके से करते हैं. अच्छा, जो आपकी प्रैक्टिकल है ना टोक्स में भी वाइवा में भी ये वाली नहीं चलती है जो परसेंटेज सरफेस एरिया वाली है, और इवन वो मतलब अनॉय भी होते हैं इफ यू आर ट्राइंग टू गेट एन एस्टिमेटेड आइडिया ऑफ परसेंटेज, क्योंकि वो बहुत रफ वेग वे है. सो गो फॉर द मेथड ऑफ सेंटीमीटर्स में डिस्क्रिप्शन. ठीक है. सो स्टेज 1 इज लेस देन 1 सेंटीमीटर डेप्थ, फिर 1 2 3, फिर मोर देन 3. और उसमें सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि 3 के लेवल के ऊपर जो है ना वेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस कैन टेक प्लेस, क्योंकि 3 का एरिया इतना बड़ा होता है कि सूडोनेरिज्म या एवी फिस्टुलास बनते हैं. मोर देन 50% सरफेस एरिया इन्वॉल्व हो चुका होता है. उसके बाद जो आपका स्टेज 4 है ना, जैसे रीनल था कि 4 में यूरिनोमा है और 5 में एक्टिव वेस्कुलर जो है ना इंजरी है, मैसरेशन है, वैसे याद रखें कि 4 के अंदर ना यूनिलोबार मैसरेशन है और 75% ऑफ द हेपेटिक लोब जो है डिस्टर्बेड है, और एक्टिव ब्लीड मेरे सीटी पे था तो वो ऑटोपे स्टेज 4 था. और 5 के अंदर AST 5 में फिर बाइलोबार मैसरेशन है, और वही जैसे हमने पहले किया था कि इसमें दे हैव टू डू हेपेटेक्टमी. अच्छा, अब नेक्स्ट है सीटी सेवेरिटी इंडेक्स. ये बहुत पूछते हैं आप लोगों से सीटी पे, तो इसकी भी वही इंपॉर्टेंस है कि व्हेन एज सून एज यू सी एक्यूट पैंक्रेटाइटिस तो यू हैव टू गिव अ सीटी एसआई. अब इसमें अपॉन द बेसिस ऑफ एडिमेटस वर्सेस नेक्रोटाइजिंग पैंक्रेटाइटिस उन्होंने डिफरेंशिएट किया हुआ है. अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ एडिमेटस इंटरस्टिशियल पैंक्रेटाइटिस आपने देखना है कि नॉर्मल है तो 0 है, अगर कोई इंट्रिंसिक पेनक्रियाटिक एब्नॉर्मेलिटी है वो 2 है, और अगर जो है पेरीपेनक्रियाटिक फ्लूइड कलेक्शन बन गई है तो वो 4 है. ये हम इंटरस्टिशियल एडिमेटस टाइप में करेंगे. नेक्रोसिस में उसने परसेंटेज दे दी है. कोई नेक्रोसिस नहीं हुआ तो 0 है, अगर 30% या उससे कम है तो 2 है, और अगर मोर देन 30% है तो 4 है. एक्स्ट्रा पेनक्रियाटिक कॉम्प्लिकेशंस कोई सी भी हैं तो 2 ऐड करते जाएं, प्लूरल इफ्यूजन, एसाइटिस या वेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस. और ये जस्ट फॉर यू टू रिकॉल है कि 0 to 2 माइल्ड में कैटेगराइज होता है, 4 to 6 मॉडरेट में होता है, और 8 to 10 सवियर में होता है. जो इसमें इंपॉर्टेंस है वो इसी बात की है कि पहले आप डिफ्रेंशिएट लाजमी कर लें कि एडिमेटस टाइप है या नेक्रोटाइजिंग टाइप है, और फिर उसकी कॉम्प्लिकेशंस गिन के तो उसको एक्टिवली स्कोर कर दें. ठीक है, इसको कर लें कोई कैंडिडेट. जी this is the contrast in our CT scan axis slices of the abdomen, arterial phase images in which I can appreciate the pancreas appears heterogeneous with the defined heterogeneous collection on the necrotizing type of pancreatitis is noted with the
heterogeneous peripancreatic collection, and the necrosis involving more than 50% of the pancreatic area. And I can also appreciate there is active contrast extravasation is noted, or the pseudoaneurysm formation is noted at the level of the common hepatic artery. So it may be a complication of the this necrotizing type of pancreatitis with the secondary complication. So it will be of a severe type of chronic necrotizing pancreatitis. CT severity index is between 8 to 10. ठीक है, इसमें एक तो ये एनोटेशंस कोई इसमें भी लगाइयाँ हटा दें। अच्छा, व्हेन यू स्कोर ना, तो पहले तो बता दें कि नेक्रोटाइजिंग पैंक्रेटाइटिस विद इन्वॉल्विंग मोर देन 50% जब आप कंक्लूड करती हैं, एंड विद एडेड 2 स्कोर्स फॉर एसाइटिस एंड अदर कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, तो अब अगर हम इसमें देखें तो ये तो लाइक फुल 10 ही है। इट इज severe acute necrotizing pancreatitis। ठीक है मैम, ये एन्यूरिज्म बना हुआ था ना उसका कॉमन मैम हेपेटिक। मैम ये ये ना, इट्स अक्सर वेरी डिफिकल्ट। 2 और 4 पॉइंट जो है वो कंफ्यूजिंग हो जाती है कि पैरेन्काइमा का है, वो उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। सॉरी मैम जो 2 और 4 पॉइंट होता है पैंक्रियाटिक का अपना जो होता है, उसमें थोड़ा सा अक्सर क्लियरेंस नहीं होती है इमेज के पे। अच्छा ठीक है, आप कह रही हैं 30% और लेस या मोर देन मैम 30%? 2 और 4 जो मैम पैंक्रियाटिक इंफॉर्मेशन होती है। अच्छा अच्छा, एडिमेटस टाइप में 2 ये है कि इंट्रिंसिक एब्नॉर्मेलिटी है। नहीं, उसमें तो बहुत क्लियर फर्क है ना, पेरिपेनक्रियाटिक कलेक्शन आ जाती है ना 4 में। मैम इसमें इंट्रिंसिक कलेक्शन एब्नॉर्मेलिटी थी। इंट्रिंसिक एब्नॉर्मेलिटी 2 है और पेरिपेनक्रियाटिक कलेक्शन 4 है। मैम इसमें भी कलेक्शन थी। ये तो नेक्रोटाइजिंग टाइप है, इसका तो सारा टेल, देयर इज अ लार्ज नॉन इनहेंसिंग एरिया ऑफ पेनक्रियाज विद इन द टेल रीजन। और फिर उसमें यही मैंने आप लोगों को उस दिन भी क्लास में बताया था कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस टू डिफरेंशिएट सबसे पहले इमेज पे कि मैं एडिमेटस पैंक्रेटाइटिस से डील कर रही हूँ, इंटरस्टिशियल टाइप से, या मैं नेक्रोटाइजिंग पैंक्रेटाइटिस से डील कर रही हूँ। इफ यू डीलिंग विद नेक्रोटाइजिंग पैंक्रेटाइटिस तो स्टेजिंग 30% की बेसिस पे चेंज हो जाती है। मैम अभी दोबारा से डिफरेंशिएशन इनको बताएं, इनको इसी बात में कंफ्यूजन है। अच्छा मेरा एक देखिए, क्वेश्चन है, सॉरी, अगर हम बिल्कुल सिर्फ मैम बताओ। नेक्रोटाइजिंग की बेस पे करते हैं तो क्या पूरे 10 स्कोर बन जाते हैं? 10 किस तरह बनता है अच्छा अब मैं बोलूं? जी जी। अच्छा, जी मैम। सबसे पहले तो आपने सिटी पे ये डिफरेंशिएट करना है, इवन इन प्रैक्टिकल लाइफ, कि एम आई डीलिंग विद इंटरस्टिशियल एडिमेटस टाइप ऑफ पैंक्रेटाइटिस और दिस इज नेक्रोटाइजिंग पैंक्रेटाइटिस। नेक्रोटाइजिंग पैंक्रेटाइटिस में देयर विल बी नॉन इनहेंसमेंट ऑफ पैंक्रियाटिक टिश्यू, जबकि एडिमेटस पैंक्रेटाइटिस में पैंक्रियाज इनहेंस करेगी बट हाइपो इनहेंसिंग होगी, कोई भी गैंग्रीनस एरिया नहीं होगा। ये बात क्लियर है? Interstitial edematous pancreatitis में there is diffusely hypodense, relatively non-enhancing or hypo-enhancing, relatively hypo-enhancing pancreatic parenchyma। ऐसे ही है। जबकि if there is an area of pancreas which is showing complete non-enhancement, तो it is necrosed। अब जब नेक्रोटाइजिंग है, यानी कि उसका कोई एक एरिया है ही नहीं, जैसे इसमें टेल ही नहीं है, तो उसमें क्या देखना है कि 30% एरिया नेक्रोस्ड है या मोर देन 30%। अगर मोर देन 30% है तो नेक्रोटाइजिंग का ऑटोमेटिकली ग्रेड 4 हो गया। ठीक है, अब कॉम्प्लिकेशंस के दो दो ऐड करते जाए। पेरीपेनक्रियाटिक जो मसले नजर आ रहे हैं, इसमें एसाइटिस है 2 स्कोर हो गया, वेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन है 2 स्कोर हो गया, 4 और 4 8। और अज्यूमिंग कि इसमें फ्यूजन्स तो होंगी, अगर आपको वो फुल सिटी दिखाएंगे फ्यूजन तो होगी, तो करंटली इस इमेज के ऊपर ये 8 है। और अगर 2 एक भी कोई और कॉम्प्लिकेशन है एडेड, जो कि हमारे पास तो वी आर ओनली गिवन 1 इमेज, तो ये 8 to 10।
थैंक यू। ठीक है, अब फ्यूजन और ascites अगर दोनों चीजें भी हो तो हम 2 ही ऐड करते हैं ना, उनको 4 तो नहीं कर सकते ना। 4 होता है? नहीं नहीं, 4 4 होते दोनों हैं के लिए सेपरेट 2 मतलब। मार्क्स होंगे। हाँ हाँ। एक्सक्यूज मी मैम, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे लगता है अगर इफ्यूजन्स रेसाइटीज होंगी तो हमने खाली उसको 2 स्कोर ही ऐड करना है। यार हम लोगों ने ब्रिगेडियर सलीम को मुझे भी यही मोस्टली लगा। मैम फ्यूजन 2 और ऐड ascites करते हैं। वाले को ना मैम 2 ऐड ही होगा किया था। क्योंकि 4 तो बाकी 2 कैटेगरीज ने अगर दे दिया है तो मैक्सिमम उनका 4 हो सकता है, तो वो जी, टोटल क्योंकि 8 हो अगर जाएगा। इफ बाकी देयर इज जो एनी एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेशन, पेनक्रियाटिक है वो टोटल 2 ही देते जी, हैं। एक्स्ट्रा पैंक्रियाटिक कॉम्प्लिकेशंस विल ओनली ऐड टू, चाहे कोई भी हो, कितनी भी हो। अच्छा, इसको मैं किसी सीनियर से रिव्यू करा के आप लोगों को बता दूंगी। थैंक ठीक है, इसको हम देख लेंगे। व्हेन यू वर इन ब्रिगेडियर सलीम मॉक तो फिर सर ने 2 ऐड करवाया था, लाइक क्योंकि वो मेरा ही केस था तो आई नो। मगर इसको हम देख लेंगे, रिव्यू किसी सीनियर कंसल्टेंट से कर लेंगे जो एक्चुअली देते हैं सीटी सिवियरिटी इंडेक्स रिपोर्ट। अच्छा, अगेन ये हम एक दफा कर चुके हैं रोडैनी, मगर जस्ट टू गो थ्रू के टाइप 1 में फ्यूजिफॉर्म डायलिटेशन है, टाइप 2 के अंदर डाइवर्टिकुलर डायलिटेशन है, टाइप 3 के अंदर कोलिडोको सील बन रही है विच इज प्रोजेक्टिंग विद इन द ड्यूडेनम। टाइप 4 में फिर ए और बी है, ए के अंदर दोनों इंट्रा एंड एक्स्ट्रा हिपैटिक के डायलिटेशन है, बी के अंदर ओनली एक्स्ट्रा हिपैटिक है, और 5 के अंदर कैरोलीज है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को याद रहे कि कैरोलीज वो आपको तीनों चीजों पे दिखा सकते हैं, एमआरसीपी के ऊपर दिखा सकते हैं, ईआरसीपी के ऊपर दिखा सकते हैं, या सीटी पे। और कैरोलीज इज टाइप 5 टोडेनी कोलिडोकल सिस्ट। ठीक है, अब कैरोलीज में ये इस तरह भी दिखा सकते हैं, और सेंट्रल डॉट साइन की बहुत ज्यादा क्रिटिकल इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यूजुअली दे ट्राई टू शो यू अ साइन। तो सेंट्रल डॉट साइन क्या होता है? बेसिकली ये पोर्टल वेन होती है विच इज पोर्टल वेनस ब्रांच है विच इज सराउंडेड बाय डायलेटेड बिलियरी चैनल्स। तो वो एक सेंट्रल डॉट साइन देता है। वो बड़ा कैटेगोरिकली पूछते हैं कि ये सेंट्रल जो चीज नजर आ रही है ये क्या है? इट्स अ नॉर्मली ओपेसिफाइड पोर्टल वेन which is giving that sign around the surrounded by the biliary tracts। और कैरोलिस का टिपिकल साइन है, और ग्रेड 5 जो आपका टोडानी है वो ये कैरोलिस है। ठीक है, फिर इसकी एसोसिएशन जरूर बोलनी है कि मिडलरी स्पंज किडनी, और वो मैं रूल आउट करूंगी जितनी भी आपको याद है अभी तक की नहीं आपको। अच्छा, पेनक्रियाटिक कैंसर का ज्यादा लोगों ने कहा था कि एक दफा हमने रफ डिस्कशन जरूर करनी है, क्योंकि लगा देते हैं जीआई में 2 ही कैंसर हैं आपके, रेक्टल और ये जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो T1 ट्यूमर जो है वो विद इन इट्स ग्रेटेस्ट डायमेंशन लेस देन 2 सेंटीमीटर है। T1 और 2 दोनों पेनक्रियाटिक ही है, बट लिमिटेड टू पैनक्रियाज है। जो T2 है इट इज मोर देन 2 सेंटीमीटर बट अगेन लिमिटेड टू पैनक्रियाज। T3 बियॉन्ड पेनक्रियाज है, मगर अभी उसने सीलिएक या एसएमए को कंप्लीटली इन्वॉल्व नहीं किया। और व्हेन द ट्यूमर, सो बेसिकली पैनक्रियाज से आप बाहर आ गए हैं, मगर सीलिएक और एसएमए स्पेयर्ड है, तो 3 में डालें। और जब सीलिएक और एसएमए को भी पकड़ लिया है, जो कि दिस इज द कॉमनेस्ट अगेन द मोस्ट फ्रीक्वेंट टाइप ऑफ पेनक्रियाटिक कैंसर दैट प्रेजेंट्स एज T4, क्योंकि वो फर्स्ट सिम्टम ही अपना तब करता है जब वो मैस इफेक्ट करके इन पकड़ चुका होता है सीलिएक और एसएमए को, तो अनरिसेक्टेबल हो जाता है। रेक्टम के अंदर आई एम श्योर ये यही क्लासिफिकेशन थी जो हम सब लोग देते हैं, वही आपने एग्जाम में भी करनी है। सबसे पहले यू हैव टू कमेंट कि उसकी रेक्टल कार्सिनोमा की मॉर्फोलॉजी क्या है, और इसके लिए योर सीक्वेंस ऑफ चॉइसेस T2। उसमें से भी प्रेफर्ड इज एक्सियल T2, बट कॉर्नल T2 पे भी देख सकते हैं आप कि क्या पोलिपॉइड ग्रोथ है, या क्या वो सॉलिड ट्यूमर है, या वो म्यूसनस ट्यूमर है। म्यूसनस ट्यूमर कैसे होगा? T2 पर हाई होगा। तो म्यूसनस है, सॉलिड है, या पोलिपॉइड है, मॉर्फोलॉजी ऑफ द रेक्टल ट्यूमर बतानी होती है। फिर उसका लेंथ मेजर करते हैं हम सेगमेंट, और फिर द वेरी इंपॉर्टेंट मार्कर ऑफ इनोरेक्टल ऑफ रेक्टल ट्यूमर इज कि लो रेक्टल कैंसर है, हाई रेक्टल है कि मिड रेक्टल है। सो इनोरेक्टल जंक्शन से आप उसके लोअर बॉर्डर का ट्यूमर के मार्जिन ले लेते हैं। विद इन 5 सेंटीमीटर है तो लो रेक्टल कैंसर है, 5 to 10 है तो मिड है, और 10 से बियॉन्ड ऊपर चला गया है तो हाई है। 10 से बियॉन्ड वाला यूजुअली सिग्मोइड को भी पकड़ा होता है उसने। तो वो हाई रेक्टल कैंसर की इंपॉर्टेंस ही ये है इस लेवल बताने की। एक दो बातें होती हैं, एक तो वो डिसाइड करती हैं अपनी अप्रोच सर्जन के, हमने एब्डोमिनोपेरिनियल रिसेक्शन करनी है या हमें एब्डोमिनल अप्रोच लेनी है। सबसे पहले तो ये होती है जो हमारे सर्जन को चाहिए होती है। और दूसरी जो चाहिए होती है वो ये होती है कि अगर हाई रेक्टल कैंसर है तो क्या वो ऊपर तो नहीं गया हुआ, कि सिग्मोइड को तो नहीं पकड़ा हुआ उसने। अप्रोच चेंज हो जाती है। फिर आपने उसकी ओ क्लॉक डिस्क्रिप्शन देनी है कि इतनी ओ क्लॉक में है। तो आपने सबसे पहले देखा कि ओके सॉलिड ट्यूमर है इन्वॉल्विंग, फिर रिपोर्ट में आपने यूं बताना है लो रेक्टल, मिड या हाई रेक्टल एरिया।
फिर आपने बताना है कि इतने से इतने क्लॉक तक सर्कमफेरेंशियली आई कैन विजुलाइज इट, और फिर आपने उसको स्टेज करना। जो रेक्टल कार्सिनोमा दैट इज द ओनली जिसके हम ये MMA T3 करते हैं, मतलब 1 और 2 तो बावल ही में होगा, 1 और 2 तो आपका MR के ऊपर आप बस अब नॉर्मेलिटी देखते हैं, पेरी रेक्टल कुछ भी नहीं होता। जो 3 है उसमें ABC और D है ऑन द बेसिस ऑफ कितने बियॉन्ड द मस्कुलरस प्रोप्रिया आपको रेक्टल कैंसर नजर आ रहा है, लेस देन 1, 1 to 5, 5 to 15 या मोर देन 15। ये ट्यूमर की गर्थ पे है कि लैटरली ट्यूमर कितना निकला हुआ है। और 4A और 4B फिर पेरिटोनियल रिफ्लेक्शन से होते हैं। ए ने पेरिटोनियल रिफ्लेक्शन पकड़ ली होती है, हाइपो इंटेंस स्मूथ ब्यूटीफुल। T2 के ऊपर आपको एंटीरियर पेरिटोनियल रिफ्लेक्शन EPR नजर आ रही होती है। और 4B के अंदर ये है कि प्रोस्टेट या ब्लैडर या जो भी पेल्विक आपके विसरा है वो ना उसने पकड़ ली। जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है रेक्टल कैंसर में अदर देन लो मिड या हाई है वो दैट इज के MRF पॉजिटिव है या MRF नेगेटिव। और मीजोरेक्टल फेशिया भी आपका आपने T2 पे ही देखना होता है, बट बेटर होता है कि कॉर्नल T2 पे देख लें अगर MRF इन्वॉल्व है, क्योंकि वो बड़ा अच्छा नजर आता है उस पर। तो आपने तब कहना है जब 1 mm विद इन द MRF आपका ट्यूमर और मोर देन 1 mm है तो MRF इज नॉट। रेक्टल कार्सिनोमा में एक और चीज यहाँ पे हमने नहीं लिखी मगर हम लोग पता है हमें EMVI देना भी इम्पोर्टेंट होता है कि एक्स्ट्रा म्यूरल वैस्कुलर इन्वेजन कितनी है, कोई थ्रोम्बोज्ड वेसल उसकी पेरिफेरी में हो तो लिखना होता है। अब जब आपने रेक्टल को स्टेज करना है तो आपने कहना है MRF पॉजिटिव या MRF नेगेटिव, EMVI पॉजिटिव या EMVI लो रेक्टल सी है या हाई रेक्टल, और फिर टी दे देना है। अच्छा, सिग्मॉइड हम उस दिन कर चुके थे बट मैंने सिर्फ इसलिए लगाई थी कि आप लोगों के जहन से गुजर जाए तो ये परफॉर्म कर ले कोई CT। क्लासिफिकेशन आई डोंट थिंक रिपीट करने की जरूरत है। मैम ये फिर मेसोरेक्टल फेशिया अगर इन्वॉल्व हो गया तो फिर अनरिसेक्टेबल है। हाँ, MRF पॉजिटिव ट्यूमर्स आर अनरिसेक्टेबल। EMVI भी हो तो भी, क्योंकि वो दे डू द रिसेक्शन बट वो मेट कर जाते हैं EMVI पॉजिटिव ट्यूमर। और पेंक्रियास में जो एओर्टा का रिलेशन होता है, वो तो यार पेनक्रियाज ने तो जब सीलिएक पकड़ी है ना उसके बाद वो बस डीबल की करते हैं, दे डोंट सीलिएक और SMA को मोर देन 180 अगर डिग्री वो इन्वॉल्व कर ले। मोर देन 90 डिग्री था मोर देन 90 SMA और डिग्री सीलिएक, और मोर SMA देन और 270 डिग्री अगर SMV इन्वॉल्व हो जाए तो। वेन की मोर देन 270 डिग्री है और 90 आर्टरी डिग्री की आती मोर देन 90 है। ठीक है। ये नेक्स्ट स्लाइड आप लोगों को नजर आ रही? जी मैम, चलो these are ठीक है। two images of the contrast in CT examination at the pelvic region, in which I can appreciate there are multiple internal fluid attenuation lesions are seen involving the gut loops with peripheral rim of enhancement. These are located at the expected position of the sigmoid colon. However, on the first image, I can appreciate two small lucent extramural lesions are appreciated, suggesting diverticulitis with adjacent fatty strangling is also seen. So considering the findings, these are consistent with diverticulitis with abscess formation. So it is a stage 2 disease. I would like to review the rest of the images on workstation to look for any pneumoperitoneum as well as any abdominal ascites. I would refer this patient for further management. बिल्कुल ठीक है। And the collection is not large enough in the given image, but would like to review the further वो images ताकि आप देख लें कि IR गाइडेंस की जरूरत तो नहीं है। Yes, ma'am. ठीक है, गुड। अच्छा, ये हमारा लास्ट टॉपिक है क्योंकि GI में भी आ जाता है, चेस्ट में भी आ जाते हैं।
तो सी एसोफेगस वैसे हमारे पूरे वीक में सी एसोफेगस दिखाया नहीं था, क्योंकि माइल्ड से सर्कमफेरेंशियल थिकनिंग होती है, और या फिर एडवांस स्टेज अगर दिखाएं तो दिखाते हैं. बट अगेन यू शुड नो द स्टेजिंग. T1 इज व्हेन द ट्यूमर इज इन्वॉल्विंग द लैमिना प्रोप्रिया सबम्यूकोसा, जैसे हर बावल के उसमें होता है म्यूरल इन्वॉल्वमेंट. T2 में जब मस्कुलरस प्रोप्रिया को इन्वॉल्व करते हैं, और T3 इज एडवेंटिशिया. अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि बाय द टाइम वी सी इट, इट ऑलरेडी इज अ T2 वर्सेस T3 ट्यूमर, क्योंकि T1 और T2 तो आपके एंडोस्कोपी के वो डायग्नोसिस है ना. तो T3 में वो इन्वेड कर चुका है एडवेंटिशिया को. दैट इज व्हेन वी विल सी अ सर्कमफेरेंशियल इन्वॉल्वमेंट. और T4 में एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स को, लिम्फ नोड और मेट्स आप लोगों को पता है. सो द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स फॉर सी एसोफेगस जो हमारे लिए सीटी के ऊपर इम्पोर्टेंट है आर दीज, कि when the circumferential wall thickening is more than 5 mm in a well distended esophagus. इसमें ये वाली चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है सी एसोफेगस में, कि डिस्टेंडेड esophagus हो आपकी, और पेरी इसोफेजियल सॉफ्ट टिश्यू या स्टैंडिंग मिले आपको, डायलेटेड फ्लूइड एंड डेब्री फिल्ड ल्यूमिन मिले प्रॉक्सिमल टू द लीजन. अगर पोलीपॉइड ट्यूमर है तो उसके ऊपर आपको डायलेटेड esophagus मिले. और ट्रेकियोब्रोंकियल इन्वेजन आपको कैसे नजर आती है, कि आपका एयर वे जो है वो मैस इफेक्ट की वजह से अगर डिस्प्लेस है. और लास्ट वो जो हमने ग्रेंजर की बहुत खूबसूरत है, जो पूरा एसोफेगस सी एसोफेगस का पेज है वो पूरा कर ले, वो जो एओर्टिक इन्वेजन और स्पाइन की जो वो बताता है आपको, एओर्टोस्पाइनल जो ट्रायंगल बनती है और उसकी इन्वेजन, अगर उसमें फैट डर्टी है तो वो एडवांस स्टेज है इररिसेक्टेबल ट्यूमर. इसको डिस्क्राइब कर दें सिटी को, देन वी विल क्लोज द क्लास. This is the exercise at the level of the upper trachea. Post-contrast imaging in which I can appreciate circumferential thickening is noted along the proximal esophagus with more anterior thickening at the anterolateral and the right aspect. This lesion is abutting the posterior wall of the trachea, and the flat planes are not preserved at this lesion. This lesion also abutting the posterior aspect of the right-sided major vessels of the neck. This lesion posteriorly is abutting the vertebral column. This is likely a case of esophageal carcinoma with extension beyond the adventitia. This is like I am looking for associated lymph nodes at this level, but I cannot appreciate any associated supraclavicular lymphadenopathy or mediastinal lymphadenopathy. So this is likely a stage 3 because it extends beyond the adventitia, but I would further like to go for the rest of the images to look for associated lymphadenopathy. अच्छा, इसमें एक चीज जो इम्पोर्टेंट थी, जैसे मैंने आप लोगों को प्लान को उससे बताई थी, एसोफेगस में मेंशन करना वर्दी टू मेंशन है कि T4A में रिसेक्टेबल स्ट्रक्चर्स को इन्वॉल्व करते हैं, और T4B में इररिसेक्टेबल स्ट्रक्चर्स को. इररिसेक्टेबल के अंदर हमारा अयोटा, वर्टिब्रल बॉडी और ट्रेकिया आ जाता है. जब आप यहाँ पे कहती है ना कि ये ट्रेकियल ल्यूमिन को इंडेंट कर रहा है, और अगर आप फर्दर कहती हैं कि आई वुड लाइक टू रिव्यू बिकॉज इट अप स्टेजेस द ट्यूमर मच मोर, तो T4B हो जाएगा ना कंप्लीटली. हो जाएगा. हाँ, तो फिर आप इसको यू विल गिव इट इम्पोर्टेंस इन योर डिस्क्रिप्शन. ये लगाया ही मैंने इसके लिए था. इसके अंदर आपको एओर्टिको वो नहीं दिखाई हुई, एओर्टिको स्पाइनल वो ट्रायंगल नहीं दिखाई हुई, मगर आपको वो नजर आ रहा है कि ट्रेकिया के अंदर नियरली एक छोटा सा ल्यूमिनल सा मैस लग रहा है ना, जैसे चला गया इंडेंशन. मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट दिस थिंग. इंडेंट से थोड़ा ज्यादा हो गया जैसे. ठीक है. So for this, you would raise the concern कि I want to raise the concern of T4B. Right, ma'am. Irresectable हो जाएगा इसलिए. हाँ, क्योंकि it renders it hugely irresectable, and only then the next way is adjuvant chemoradiotherapy. ठीक है, मैंने I've tried my best कि हम लोगों ने वो चीजें आज एक दफा रिवाइज कर ली हैं that you have to do before exam. I will send this presentation in the group 2. अगर कोई टॉपिक आप लोगों को फिर भी लगता है कि वर्दी टू डिस्कशन, वर्दी फॉर डिस्कशन है, तो डू लेट मी नो. और फिर हम नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं वही जो मैम की लिस्ट है उसके मुताबिक उसी तरह से इंशाल्लाह आई ट्राई टू कवर अप
and then we will मैम plan इस away. मैम इसलिए मैं अब एओर्टा का भी बता दी, इसोफेगस अगर एओर्टा को कितना एकल पे इन्वॉल्व करे तो रिसेप्टेबल होगा। यार ये इस वाले इमेज में तो मैंने आप लोगों को इस वाले इमेज में तो मैंने एओर्टा दिखाई ही नहीं है। जब वो एओर्टिको पल्मोनरी जनरली ट्रायंगल वो जो पूरी बनती है ना, वो तो बड़ी खूबसूरत रेंजर का एक पूरा पेज है जिसमें बहुत अच्छी वो उन्होंने बना के दी है कि वो एओर्टिको वो ट्रायंगल होती कैसे है। ठहरे मुझे वो देखनी पड़ेगी कि वो एओर्टिको वो ट्रायंगल बनती कैसे है। पीछे वर्टिब्रल बॉडी होती है, आगे एओर्टा होता है, वो सारा उसके अंदर अगर स्ट्रैंडिंग आए तो उसका कंसर्न होता है। और एओर्टा को अगर मोर देन 90 डिग्रीज सराउंड कर ले सर्कमफ्रेंशियली, बट हर एक कैंसर की डिफरेंट वे होती है ऑफ डूइंग अ वैस्कुलर इन्वॉल्वमेंट। इसोफेजियल कैंसर बिफोर इट कंप्लीटली सराउंड द एओर्टा को आगे पीछे कर चुका होता है स्प्रेड। प्रैक्टिकली भी हमने देखा है, वर्टिब्रल बॉडी और ट्रेकिया है आगे पीछे। So Yes, as ma'am. soon as your periaortic planes with esophagus are dirty, the tumor has been rendered irresectable. मैम इसको ट्रायंगल ऑफ फैट कहते हैं, वो जो एओर्टा और इसका एसोफेगस और वर्टिब्रल बॉडी के बीच में आ रही के होती है बीच में फैट। होती है। ट्रायंगुलर ऑफ फैट तो नहीं कहते हैं उसको, उसका एक और हाँ, नाम है। ट्रायंगल ऑफ फैट नहीं, इसका तो बड़ा आप रेंजर में बहुत पढ़ प्यारा के सारी डिस्क्रिप्शन है इसकी। ट्रायंगल ऑफ फैट ही कहते हैं मैम, वो सटन में है, मैं शेयर भी कर दूंगी। ठीक है, अच्छा ठीक अभी है, सॉरी मीटिंग मैंने एंड ये हो टॉपिक गई। मैंने ये टॉपिक रेंजर से पढ़ा था। उसके अंदर वो उसको बताता है, पता नहीं कोई बताता है एक पूरी तस्वीर बना के ट्रायंगल, मुझे नाम नहीं एग्जैक्ट पता। एओर्टा वर्टिब्रल बॉडी के बीच में होती है और उसके अंदर अगर डर्टी फैट हो तो यू रेज द कंसर्न ऑफ एओर्टिक इन्वॉल्वमेंट। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच कैंडिडेट्स। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह एवरीबडी इज परफॉर्मिंग वेरी वेरी वेल। बाकी जो चीजें रिपीट हो रही हैं इतनी ज्यादा, उससे भी आप लोगों को रिफ्रेश रहेगा इंशाल्लाह। फिर भी कोई चीज ऐसी हो जो इसको डिस्कस करना हो हमने तो डू लेट मी नो। ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ मैम।